So what's the AUM that you are managing? The AUM grew from 4,000 crores to 7,800 crores when I was the MD of the firm. Do you recommend gold is something that will go up in the future? आजकल तो बहुत सुन रहे हैं, सब लोग बोलते हैं कि हाउसवाइफ्स हैव आउटपरफॉर्म फंड मैनेजर्स. गोल्ड एंड सिल्वर मेरे हिसाब से 15 से 20% के ऊपर नहीं होना चाहिए. अभी एट प्रेजेंट आपको लगता है गोल्ड 5 to 7 years स्टैग्नेंट रहेगा? आज के पॉडकास्ट में विकास सचदेवा हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट्स में 30 से अधिक साल का एक्सपीरियंस रखते हैं. इस एपिसोड में वो शेयर करेंगे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी और ETFs, मिड कैप्स वर्सेस स्मॉल कैप्स, डिफेंस, बैंकिंग, हेल्थ केयर जैसी सेक्टर्स पर बात करेंगे. साथ ही दशकों तक वेल्थ बिल्ड करने के लिए जरूरी माइंडसेट पर भी चर्चा करेंगे. वैसे कौन से 3 ETF से आप रेकमेंड करोगे? Defense is one. I will look at PSU banks. And the third one is healthcare. एंड रेड फ्लैग्स कंपनी में कैसे आइडेंटिफाई करने चाहिए? Not too difficult to spot. The first thing is कंपनी का सेल्स नंबर्स जंप होने शुरू हो जाएंगे all of a sudden. The other thing is उसके बारे में बहुत सारी न्यूज आनी शुरू हो गई. थर्ड थिंग इज कोई भी इंडस्ट्री जिसमें फैंसी पकड़ लेना, उसमें बहुत सारे नाम बीच में घुसने शुरू हो जाएंगे. और कोई भी चीज जो आपको जल्दी पैसा बना के देने की बात कर रही है ना, 110% आपका पैसा डुबा के जाए. सेंसेक्स और निफ्टी आपको क्या लगता है व्हाट विल द नंबर लुक लाइक इन 2026 2027? मुझे ऐसा लगता है कि मोटा मोटा इंडेक्स को हर 4 से 5 साल में डबल होना चाहिए. तो 1.5 लाख प्लस तो जाना ही चाहिए. कैन यू एक्सप्लेन क्वालिटी मिड कैप्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ये दोनों सिचुएशंस में? मैं बहुत सिंपल करता हूँ. India is currently the fastest growing large economy in the world, and if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. इन्वेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी कैसे शुरू हुई थी? एंड डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फर्स्ट स्टॉक यू इन्वेस्टेड इन एंड इफ यू मेड मनी और लॉस्ट मनी? तो दिस गोज बैक कॉलेज के दिनों में. ये आप लोगों को शायद सुन के हैरानी होगी कि उस समय IPOs में जो डालते थे हम पैसा, ओके, 3-3 महीने लग जाते थे. आप एप्लीकेशन डालो, आपको बैंक में जाके चेक जमा कराना पड़ता था, ओके, फिर वो इंटीमेशन जाता था रजिस्ट्रार के पास, फिर वो जाता था कंपनी के पास, फिर अलॉटमेंट होता था. तो आपको पोस्टमैन की वेट करनी पड़ती थी. वो चिट्ठी लेके आ रहा है, उसमें रिफंड ऑर्डर होगा या शेयर सर्टिफिकेट होगा. तो मैं कॉलेज के दिनों से चालू किया था, थोड़ा थोड़ा पैसा था, चालू किया था. मेरा फर्स्ट शेयर वॉज अरविंद मिल्स. और क्यों मेरे को इमीडिएटली याद आ गया, क्योंकि मैंने आज ही न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा कि संजय लाल भाई स्टेप डाउन इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन फ्रॉम हिज फैमिली टू मैनेज दैट. मैं बोला पूरा अरसा बीत गया. जब मैं आया था उस समय संजय लाल भाई जस्ट टेकन ओवर. ओके, एंड वेरी डायनामिक गाय. आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डेनिम इन द वर्ल्ड. ओके, तो मैं काफ़ी एंथूज हो गया था. तो तभी से चालू किया था. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद तो काफ़ी चेंजेस आए थे IPO मार्केट में. लिस्टेड स्टॉक्स थोड़ा सा लेट जाके खरीदना शुरू किया था क्योंकि इतने पैसे ही नहीं होते थे. थोड़ा सा बदला वगैरह भी किया था, हाथ जलाए थे उसमें. तो उसके बाद तो कानों को हाथ लगाया कि भैया विकास सचदेवा, आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है, ये छोड़ दो, ये आपकी बस की बात नहीं है. तो माय फर्स्ट बिग मनी विच आई मेड, आई रिमेंबर वाज इन 98-99, विच वाज rolta.com में. ओके, उस समय .com का जो एंटायर फतूर हुआ था, तो Rolta, I think I picked up at around $18, and then of course .com boom took it to a great height. Of course that company has gone to trouble right now, but that was the first big money I made. Was there science to it कि विकास सचदेवा ने बैठ के पूरा एनालाइज किया, ये किया? नहीं, आपको उस समय तक सेंस आ गया था कि IT is going to make a lot of changes. और उस समय 98-99 में Y2K का एक बड़ा वो था, हुआ था. ये लोग बोल रहे थे कि 1st of Jan 2000 में जैसी डेट चेंज होगा कंप्यूटर पे, क्योंकि डेट 1999 तक ही है, राइट? तो आसमान से प्लेन गिर जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सब बंद हो जाएगी, बिकॉज रीसेट हो गया ना, कोई भी कंप्यूटर तैयार नहीं था. तो एक्चुअली अगर आप देखें इन अ मोर सिंपलिस्टिक वे, इंडियन IT इंडस्ट्री का जो जेनेसिस था वो Y2K था. Y2K इज ईयर 2000, राइट? तो वो था. सो इट वॉज अ नो ब्रेनर कि आप कोई भी अच्छा स्टॉक पकड़ लो. रोल्टा इंसिडेंटली वॉज अ स्टॉक, उस समय मुझे याद है कि वो दे यूज्ड टू डू टेरेस्ट्रियल मैपिंग फॉर डिफेंस एंड ऑल ऑफ दैट. आज तो खैर काफ़ी GPS है, गूगल मैप्स है, उस समय कुछ था नहीं.
सो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मेरे को. मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज नॉट जस्ट रिपोर्ट्स इतनी आती नहीं थी. एक्चुअली नो, आई थिंक रोल्टा आई पिक्ड अप मच बिफोर दैट. बट एनीवे, द पॉइंट वाज कि हम लोग बिजनेस मैगजीन में आर्टिकल पढ़ते थे. जो आप आज की तारीख में मीडिया इंटरव्यूज देखते हैं, उस समय आर्टिकल्स आते थे. ओके, तो अगर अच्छा लगा तो उठा लिया. तो रोल्टा आई गॉट लकी. लाइकवाइज बोलते ना, जब आदमी बह जाता है, देखिए हम सब इंसान हैं. आपका एक्सपीरियंस चाहे 1 साल का हो या 10 साल का हो या 50 साल का हो, आप गलतियां तो करोगे. तो मेरा स्टॉक्स में सबसे बड़ा गलती जो था, मैं बह गया था. 2000 के आसपास मैंने एक स्टॉक उठाया था, पेंटाफोर, जो बाद में पेंटा मीडिया हो गया. वो 2 रुपये में उठाया था स्टॉक. नहीं सॉरी, 21 रुपये में उठाया था स्टॉक. और अगर मेरा मेमोरी मुझे सर्व करता है तो विद इन आई थिंक 18 मंथ्स मैंने 1800 रुपये के आसपास बेचा था उसको. 100 शेयर ही उठाए थे, 1800 रुपये में बेचा था. तो मुझे अभी भी याद है, मैं और मेरा दोस्त, हम लोग दोनों ने 100 शेयर उठाए थे. कभी इतना पैसा देखा नहीं था लाइफ में कि सडनली आ गया. तो हम लोग दोनों बात कर रहे थे, वड़ा पाव चाय खा रहे थे. तो मैं बोला क्या करना चाहिए, उसका नाम शिवराम है. बोला शिवा क्या करना चाहिए. तो बोला विकास मैं तो बेच रहा हूँ. मैंने उसको बोला नहीं, मेरे को बहुत तेजी लग रही है, आसपास में देखो न्यूज आइटम्स क्या आ रहे हैं, मेरे को तो लगता है यहाँ से भी डबल हो जाएगा. सो दैट मैन एनकैश्ड एंड आई हेल्ड ऑन. आई थिंक 2 साल के बाद मैंने 2 रुपये में वो स्टॉक बेचा. बाप रे. ओके, सो नेट अगर आप देखो, मेरे को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. 21 रुपये का 2 रुपये गया, बट आप अपॉर्चुनिटी लॉस देखो कितना बड़ा हो गया. तो एक बड़ा लाइफ का एक लेसन है कि जब आपको प्रॉफिट मिलता है, ओके, एंड आपने उम्मीद नहीं की थी इतनी प्रॉफिट की, इट इज रेस्ड वे अहेड ऑफ टाइम. आप लॉन्ग टर्म 10 साल होल्ड करने वाले हो, आपको 10 महीने में ही अगर मिल गया, टेक मनी ऑफ द टेबल. बुकिंग प्रॉफिट इज नेवर रॉन्ग, बट इट इज इन अ स्टॉक. इफ यूर इन अ म्यूचुअल फंड, आपके लिए कोई और कर रहा है, तो वो निकाल के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप SIP करते हो, SIP करते हो. तो ये आप बोल रहे हो 2100 में आपने वो स्टॉक लिया था एंड 2 रुपए में आपने 21 रुपये में स्टॉक लिया था. हाँ 2100 हो गया ना. नहीं, 21 रुपये में लिया, 1800-1900 में मैंने बेचा, फिर वापस लिया मैंने, और फिर 2 रुपये में बेचा. तो 2 रुपए चला गया ये स्टॉक. हाँ, तो .com बस्ट जब भी हुआ था, आपको वो कंपनी वाज अ लिटिल डूबियस. ऐसे बहुत सारी कंपनी आई थी. मैं आपको बताऊं, 2000 के अंदर .com का जो मेनिया था ना, वो जिसने देखा उसको पता है. उस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ चुका था. .com का जब मेनिया था, तो कोठारी पायनियर करके कंपनी होती थी, जो बाद में टेम्पल्टन ने टेक ओवर किया. इन्होंने सबसे पहला IT फंड लॉन्च किया था. ओके, बहुत हुआ हो गया, बहुत जबरदस्त डिमांड आ गई थी. मुझे याद है एक पेपर में आर्टिकल आया था, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड लॉन्चेस इट्स ओन वेबसाइट. उतना ही था. हिंदुस्तान लीवर बोलता है कि मैं अभी वेबसाइट लॉन्च करने वाला हूँ. नेक्स्ट डे स्टॉक वाज अप 6%. आप सोच सकते हैं कि क्या पागलपन था. ओके, तो जब भी ये पागलपन होता है ना, आपको कोई भी बैड न्यूज नहीं दिखेगी, ना कंपनी के बारे में, ना इंडस्ट्री के बारे में. सब एकदम सब्ज बाग दिखेंगे आपको. अरे ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा. एंड दैट इज व्हेन यू शुड बी अलर्ट. लाइकवाइज जब पेसिमिज्म बहुत होता है, लोग बोलते हैं खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, वॉर हो गया, ये हो गया, वो हो गया. लॉट ऑफ थिंग्स माइट बी ट्रू, बट stocks will discount that much more. In the short term, they say, it can move either ways. That is the time to get into the market. And of course, you should stick to your asset allocation. I mean, I've been a big believer in asset allocation. Your asset allocation can be anything. Kushal, you're young, you can have 70% equity. I can probably have 50% equity and 20% Bitcoin. I'm just hypothetically saying. It all depends on risk appetite to risk appetite. So you talk to your financial advisor and you do that. But you should have an asset allocation. किधर ना किधर कोई ना कोई पॉकेट आपको फिर रिटर्न देके ही जाएगा. जिनके पास भी गोल्ड और सिल्वर था एसेट एलोकेशन में कई वर्षों से, करेक्ट, लास्ट 1 साल से मार्केट किधर भी नहीं गया, लास्ट 2-3 महीने के बाद अगर छोड़ दे, तो उनका तो रिटर्न ठीक ठाक ही है. व्हाट्स योर पर्सनल एसेट एलोकेशन? कितना इक्विटीज में पार्क किया, कितना गोल्ड सिल्वर में होगा? आई एम अ हार्डकोर इक्विटी गाय. ओके, सी मेरा लाइफ में देखने की चीजें, देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है. आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. ओके, and I realized very early in life that the only way to make a second income is through equity. अगर आपको सीधा सीधा काम करना है लाइफ में, okay, you want to be, and in my industry you also have to be very compliant. हमारी इंडस्ट्री में ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होती है. आप कोई भी शॉर्टकट करिए, कहीं 10 साल के बाद भी बाहर आ जाएगा, लोगों का आप पे से विश्वास उठ जाएगा. ये पैसा एक वही चीज होती है. तो इक्विटी में ही डाला, और इक्विटी को स्टडी करके डाला, तो इक्विटी ने मुझे अच्छे रिटर्न दिए. तो मैं इक्विटी पे ओवरलोडेड हूँ. आप मुझे अगर आज पूछे तो मेरा 70% एसेट एलोकेशन इक्विटी में. ओके, तो मेरा जो फाइनेंशियल एडवाइजर है मुझे अक्सर बोलते हैं,
बोलते हैं कि साहब आपका थोड़ा ओवर एक्सपोजर है, आप थोड़ा डेट में डालिए, थोड़ा बहुत है पैसा डेट में, थोड़ा बहुत है गोल्ड ETF में, लेकिन आई एम एन ओवरवेलमिंगली इक्विटी गाय बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. वन इज आई अंडरस्टैंड द रिस्क आई एम टेकिंग, कि मेरे को मालूम है, मेरे को मार्केट्स मालूम है, मेरे को इन्फॉर्मेशन मालूम है, मैंने साइकिल्स देखे तो मुझे मालूम है. एंड द अदर थिंग इज विच आई जोकिंगली टेल हिम ऑल्सो दैट बॉस मेंटली आई एम स्टिल 25. तो जो मेरा एसेट एलोकेशन लॉन्ग टर्म का है बहुत लंबा प्लान करके रखा है. सो डोंट वरी. सो आई एम प्राइमरली इनटू इक्विटी. So 70 equity and I assume 10 gold fixed income वगैरह उसमें होगा. And real estate? रियल एस्टेट जो खुद का घर है वो है. Okay, got it. But you've not invested in commercial real estate, No, no, etc. no. Like I said, see, for a middle class person, you have to prioritize. Maybe the generation after mine, my son, when he starts investing, he will probably have more broader asset allocation. But this is a choice I made, deliberate choice I made, and it has served me well. And gold, you're having like certain exposure in gold ETFs. तो अभी आपको लगता है like your prediction on gold and silver, what is something that will happen, and do you recommend कि gold is something that will go up in the future, especially after the last 1 year rally? आजकल तो बहुत सुन रहे हैं, सब लोग बोलते हैं कि हाउस वाइफ्स हैव आउटपरफॉर्म फंड मैनेजर्स, वो सब सुन रहा हूँ मैं. बट अगर आप देखें एट द कोर यू शुड हैव एन एसेट एलोकेशन, वॉट एवर द एसेट एलोकेशन, उसको आप स्टिक करिए. एसेट एलोकेशन की सबसे बढ़िया चीज क्या होती है कि जब भी आपका पैसा जाता है मार्केट में उस समय के हिसाब से जाता है. करेक्ट. इफ फॉर एग्जांपल इक्विटी इज अंडर वैल्यूड, यू विल हैव एन ओवर एक्सपोजर, यू टेंड टू पुट मोर मनी इन इक्विटी. ओके. और अगर आप रिव्यू करते रहेंगे एसेट एलोकेशन, यू विल बुक प्रॉफिट्स एंड कीप चेंजिंग. So my sense has always been that gold may not be an investment. Gold can be a hedge, and in today's market, gold should be a hedge. When you're talking about, so for example, the biggest hedge used to be earlier was the US dollar, which is now probably not the case. Now, where is this money going to go? This money is going to go worldwide. It is going into Bitcoin. It is going into gold. It is going into silver. It is going into commodities. Okay. In a country like India, how much more do you think the interest rates will go down? Okay, they'll stabilize. So, how much more are you going to put in money in equity? There are going to be pockets of equity which are always going to be अच्छा. आप आज की तारीख में लोग बोलेंगे मिड कैप स्मॉल कैप इतना अच्छा नहीं करे, तो मिड कैप स्मॉल कैप में डाल दो. लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आप एसेट एलोकेशन करें. गोल्ड एंड सिल्वर मेरे हिसाब से 15 से 20% के ऊपर नहीं होना चाहिए. ओके. गोल्ड में जब करेक्शन आता है, उसका करेक्शन इतना नहीं होता जितना स्टैग्नेशन होता है. वो हिलेगा ही नहीं गोल्ड. 5-5, 7-7 साल नहीं हिलेगा, और हिस्ट्री ने ये प्रूव किया है. ओके. तो फिर आप बोलोगे यार फंस गए हम तो. और आजकल गोल्ड का मजा क्या है कि आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं. पहले तो आपको फिजिकल गोल्ड में करना पड़ता था, अभी ETF में पैसा डालो, निकाल लो. दैट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन डू. इंडेक्स फंड से डाल सकते. सो 15 to 20% के ऊपर नहीं होना चाहिए. तो आप बोल रहे हो कि अभी एट प्रेजेंट आपको लगता है गोल्ड 5 to 7 years स्टैग्नेंट रहेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि आप गोल्ड पे ओवरबोर्ड बन जाइए. थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर गोल्ड. नेक्स्ट 5-7 साल अगर आदमी रैशनली देखे, ओके, बैठ के कि भैया और कितना जाएगा. सो इफ इन्फ्लेशन गोज अप, इफ देयर इज ग्लोबल अनसर्टेनिटी, देयर इज वोलेटिलिटी, गोल्ड टेंड्स टू आउटपरफॉर्म. और आपने काफी न्यूज आइटम्स पढ़े होंगे अबाउट हाउ सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड गोल्ड हैज नॉट डन वेल फॉर ईयर्स टुगेदर. बट डज दैट मीन कि मैं गोल्ड में 60% चला जाऊं? मैं वो नहीं बोल. गोल्ड एसेंशियली इन्वेस्टमेंट नहीं है, गोल्ड एसेंशियली हेज है. ओके. यू आर अ क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट योरसेल्फ, राइट? हेज का मतलब क्या होता है? हेज का मतलब यही होता है 15 से 20%, और थोड़ा सा वो डायनामिक होना चाहिए. मेरे हिसाब से वही होना चाहिए. And similar viewpoint on silver as well? Silver, Gold and silver. Okay. But silver also, like, you think it's going to go up in the next few years? Bullish? See, as an industrial commodity, it will do much better. And what I'm also seeing is there is now a tendency. लोग बोलते हैं गोल्ड और सिल्वर के बीच में मैं कौन सा खरीदूं, विच इज मोर अट्रैक्टिव, कौन सा ज्यादा गिरा है. तो थोड़ा सा इट इज लाइक अ लार्ज कैप मिड कैप सॉर्ट ऑफ अ थिंग. ये थोड़ा अंडर वैल्यूड लगता है, इसमें डाल दूं, ये थोड़ा वैसा लगता है. कौन सा लार्ज कैप, कौन सा मिड कैप? गोल्ड या लार्ज सिल्वर? कैप है एंड सिल्वर इज मिड एंड स्मॉल कैप, तो थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है. लोगों को लगता है उसमें ज्यादा चांस है. ऑल ऑफ दैट इज गुड, वेरी वेरी गुड. मैं इधर बैठ के जज नहीं करूंगा कि कितना किस में क्या डालना चाहिए. मैंने आपको बता दिया 20% में 10+10 भी हो सकता है, 5+15 भी हो सकता है, वो आपका कॉल है. बट मेरे हिसाब से 15 से 20% से ज्यादा अगर आप मेटल्स में डालें, गोल्ड और सिल्वर में डालें, तो मतलब नहीं निकलता है. उससे तो अच्छा यू शुड लुक एट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, टाइटन्स ऑफ द वर्ल्ड, कल्याण ज्वेलर्स ऑफ द वर्ल्ड. वो भी पैसा बनाएंगे, तो वो इक्विटी में आ गया. तो इट इज अ फाइन आर्ट. Right.
एंड इक्विटीज की अभी बात करते हैं. सो अभी इक्विटीज में लाइक एट प्रेजेंट, like are you managing money, or what is something that you're doing at present when it comes to I equities? manage my own money. Hmm. Okay. And I have a financial advisor. But my firm, my erstwhile firm Sundaram, or any other firm I work with, there are professional fund managers. They manage money. Got it. So I'm part in all of these discussions. I represent the customer. मैं risk management ज़्यादा देखता हूँ. Yeah. देखिए, already there is a specialist. मैं फंड मैनेजर को क्या बोलूँ कि तू ये स्टॉक उठा, वो स्टॉक उठा, कोई मतलब ही नहीं निकलता है. ऑब्वियसली ही इज देयर फॉर दैट. लेकिन मेरा फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर को, मैं बोलूंगा कि बॉस स्टॉक पीक से 20% गिर गया है, क्या हो रहा है? ये पूरा सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर पूरा ग्रो कर रहा है, लेकिन तुम्हारा स्टॉक 20% गिर गया है. इज देयर समथिंग? बिकॉज मार्केट नोज एवरीथिंग. इन द शॉर्ट टर्म दे कैन बी इरैशनल. अगेन डिपेंड करता है कि मार्केट कैप क्या है. अगर स्मॉल कैप होगा 20% कुछ भी मतलब नहीं है, उस पर कोई डिस्कशन करके फायदा नहीं है. बट इफ इट्स अ रीजनेबली लार्ज स्टॉक विद अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी एंड देयर इज सेलिंग हैपनिंग और योर स्टॉक इज नॉट गोइंग अप, तो एक डिस्कशन बनता है. तो एज अ रिस्क मैनेजर आई विल सपोर्ट द रिस्क मैनेजर. आई विल बी पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट माइंडसेट कि लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन. मेरा काम है इन्वेस्टर को पैसा बना के देने के लिए, तुम्हारा काम है इन्वेस्टर को पैसा बना के देने के लिए. ओके. तो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई टेक. So what's the AUM that you are managing right now? So Kushal, I am not working with Okay. Sundaram anymore. Okay. I moved Got out it. on 31st July. Okay. But Sundaram mein, I used to work in the alternates firms. Okay. Alternates is a far more niche and growing category. So I'm just saying because you should know when it is being recorded. Right. The AUM grew from 4,000 crores to 7,800 crores in 26 months under my when I was the MD of the firm. Yeah. Okay. And I've traditionally built businesses, scaled up businesses. So the AUMs have gone up. Edelweiss was in very low AUM till the time we broke even and we took over JP Morgan's business. तो उस समय करीबन 10,000 crore तक का AUM हो गया था. Birla, when I joined Birla, it was like 200, 300, 400 crores AUM. I was one of the earliest members to join Birla. And then, of course, we scaled it up. ING, we scaled it up. So I think looking at the AUM now, versus growing an AUM is very very difficult because आपके पास size नहीं होता है, आपके पास track record नहीं होता है. So that is the perspective I think you should keep in mind. And if I can understand your framework, can you explain me with an example that अगर आप कोई एक stock को identify करते हो, what are like some numerical quantitative parameters that you evaluate before investing in that stock, plus some qualitative factors कि okay management quality, promoter का background etc ऐसा होना चाहिए, उसको उससे बात करके it should feel that okay vision है, mission है etc. That is something which you evaluate. So if you can give and explain through some examples, what would be some thesis before investing in any stock? See, before you get into thesis, आपका comfort किसके साथ है? Because अगर आप style factor देखते हैं, या तो आप style factor देख सकते हैं, या तो आप you can just invest in the basket. अगर आपका style factor bias है, there are 3 or 4 different types of styles. There is quality, there is value, there is momentum, there is size. Okay. This you're talking about me at a personal level, right? Yeah. Or you're talking about okay. Personal level. Yeah. So personal level पे मेरा portfolio will usually have a lot more of quality than value. Now, what does quality mean? अगर आप quality देखेंगे, as per the definition of the quality index, there's an ETF, which is a quality 30 ETF, which we had launched when I was in Edelweiss, the first one. तो quality को define कैसे किया गया हुआ है? That the ROC should be of a particular level, it should be dividend paying. I'm not very sure what the levels are right now, but generally it means of a business which has been established, which has got good cash flows, which is paying off dividends at least for 3 years. So initial जो list आया था quality stocks, most of them were IT stocks. Now, of course, it has changed dramatically. Okay, there are a lot more stocks coming in. Quality as a factor versus value. Okay, मेरा ये मानना है, अगर वैल्यू सस्ती चीज है और क्वालिटी अच्छी चीज है, तो एक वो सर्फ का एक ऐड आता था ना, ललिता जी वाला, सस्ती चीज और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है. Okay? सस्ती चीज खरीदना भी एक आर्ट होता है. हर एक आदमी सस्ता खरीद के नहीं कर सकता. मैंने आपको खुद का एग्जांपल बताया, 2 रुपए खरीद के. इट इज एन आर्ट, राइट? एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर फंड मैनेजर्स हु डू दैट. और मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी पैसा डाला है, लेकिन मेरा कंफर्ट पर्सनल क्वालिटी के साथ है, विच मीन्स आपकी गाड़ी चल पड़ी है, आपकी कैश फ्लोज आ गए हैं. ओके, आप उस लेवल पे नहीं हो कि एक कॉल लेना पड़ेगा कि ये चलेगा कि नहीं. इट इज लाइक वेंचर कैपिटल इन अ लिस्टेड स्पेस.
कि ये चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, बिजनेस टर्न अराउंड हो रहा है, नहीं हो रहा है. आप ऐसे बिजनेस में जाइए. देयर आर मिड कैप्स, लार्ज कैप्स, जिनके पास ऑलरेडी एक प्रेडिक्टेबल बिजनेस मॉडल है, मोट है, द नंबर्स हैव स्टार्टेड कमिंग इन. फिर आप उधर जब भी जाते हैं तो आपको मैनेजमेंट का कमेंट्री भी मिल जाता है. यू स्टार्ट एनालाइजिंग द मैनेजमेंट. नाउ द स्वीट स्पॉट is between value and growth, value and quality, which is known as growth as reasonable price. हम लोग ऑफन एक दो एग्जांपल देते हैं कि आप 15 साल पहले अगर देखें पिडिलाइट और आज का अगर पिडिलाइट देखें, दैट वाज अ कंपनी व्हिच वाज ग्रोइंग. ओके, द मैनेजमेंट वाज आल्सो लर्निंग. ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. ओके, इट इज नॉट द पिडिलाइट इट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, बट इट वाज नॉट वैल्यू, it was not quality, it was growing tremendously. So the management became more and more transparent, and then they had this fantastic brand awareness campaign. Their products were very good, they got established, and then the business started ramping up. The price to earning ratio, the price grew faster than the earnings. So when you're picking it up 10 years, 15 years, let's say 15 years ago, you're picking up growth at reasonable price. Okay, today Pidilite is a high quality stock. The P's will be slightly higher. बट लेट मी टेल यू उसमें फ़र्क क्या है. ये अक्सर लोगों को मैं समझाता हूँ कि क्वालिटी और वैल्यू. हमने एक स्टडी की थी, क्वालिटी वर्सेस वैल्यू, एंड आई टेल यू व्हाई आई एम मोर कंफर्टेबल विद क्वालिटी. ये स्टडी थी अबाउट 2 इंडाइसेस, क्वालिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स, और हमने कुछ स्टॉक्स के साथ एनालाइज किया था. तो अगर आप एक पीरियड देखें 2018 से 2020, 2020 से 2023, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 23 एंड था या 24 बिगिनिंग था, एंड 2018 से 2023. ओके, अगर आप टाइटन देख लीजिए, 2 स्टॉक देख लीजिए. आप जैसे बात कर रहे थे वैसे टाइटन और हिंडाल्को. हिंडाल्को इज अ क्विंटेसेंशियल मेटल स्टॉक जिसकी कभी भी डिस्काउंटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है, तो लोग उसको थोड़ा वैल्यू में गिरते हैं. एंड टाइटन इज अ कंपनी विच एवरीबडी नोज. इट्स लुक्ड एज अ क्वालिटी कंपनी, इज मूव बियॉन्ड द ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस. नाउ इफ टाइटन्स प्राइस कम्स डाउन, देन देयर इज अ ग्रोथ है, लेकिन अर्निंग्स नहीं, अर्निंग्स है लेकिन प्राइस गिर गया, तो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, बट इट इज अ क्वालिटी स्टॉक. So from 2018 to 2020, I think Titan hardly grew. I think Titan was flat. Okay, I think Titan was at 2% growth, and Hindalco, I think, went down by 50%, 50 or 55%, if my memory serves me right. Correct? लेकिन अगर आप 2020 से 23 देखेंगे, टाइटन ग्रू बाय 170%, हिंडाल्को ग्रू बाय 350%. तो 3 साल का लोग देखते हैं रिटर्न और बोलते हैं भाई साहब आपको तो फंड खरीदना आता ही नहीं, आपको स्टॉक खरीदना आता ही नहीं, आपको हिंडाल्को लेना चाहिए था, आपने टाइटन क्यों लेके रखा हुआ है. लेकिन इफ यू लुक एट 2018 to 2023, you will find that Titan has grown at a compounded rate of around 21-22 and Hindalco is around 14%. तो इसका लर्निंग क्या है कि ये 5 ईयर साइकिल अगर देखते हैं हम लोग, 5 ईयर रोलिंग रिटर्न अगर हम देखते हैं फॉर द लास्ट 10 years, you will find that quality outperforms value 80% of the time. Okay, which means that जैसे आप जितना बड़ा इंडेक्स लेंगे, निफ्टी 50 में आप निफ्टी 50 देखिए और बोलेंगे कि एक साल में क्वालिटी वर्सेस वैल्यू का रिटर्न आया क्या है, 50-50 होगा. रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से बात करो. लेकिन अगर आप ब्रॉडर इंडेक्स देखते हैं, आप बोलते हैं BSE 100, 500, द नंबर ऑफ स्टॉक्स आउट परफॉर्मिंग क्वालिटी, आउट परफॉर्मिंग वैल्यू इंक्रीजेस ड्रामेटिकली. तो ये 80% का नंबर वहां से आता है. तो मेरा ये मानना है कि क्वालिटी उधर से आता है. अब क्वालिटी के फैक्टर मैंने आपको जैसे पता है, ROC जो है, कैश फ्लोज, डिविडेंड्स, and of the softer factors like quality of management, commentary which is coming in, corporate governance, etc., that keeps adding to it. So this is the way I look at businesses. I talked to you about the sweet spot. The other sweet spot, interestingly, is in the mid-cap space. Most quality stocks are very large mid-caps right now, correct? And most value stocks typically market इतना discounting देता नहीं, तो लिक्विडिटी इतना नहीं होता है. वैल्यू स्टॉक्स का क्या मतलब है? हाउ टू डिसाइड इफ इट्स अ वैल्यू स्टॉक? P, PB are below a certain level. Okay. Okay, I don't remember the numbers exactly. I can just let you do that. But it is basically something which is a beaten down stock. Okay. मैंने metals बताया आपको. That this whole journey from small to mid and mid to large. Okay, fund manager का job बहुत tough हो जाता है, क्योंकि जब तक आप actual quality stock पकड़ोगे, तब तक उसका डिस्काउंटिंग, उसका काफी अच्छा प्राइस रन अप हो चुका होगा, राइट? तो अगर आप क्वालिटी के पैरामीटर से जाओगे तो आप पूरा रैली मिस कर जाओगे. सो इन वन ऑफ माय अर्लियर कंपनीज वी हैड लॉन्च्ड अ 20 stock equivalent mid cap fund. Okay, and we had used the universe of mid cap 150.
क्वालिटी मिड कैप 150 का हम लोग ने वो यूनिवर्स यूज किया था, उसके रिटर्न काफी टाइम तक हिले नहीं थे. जो जूस होता है टू मूव टुवर्ड्स फ्रॉम वैल्यू टू क्वालिटी, जो गार्ब का जूस है, दैट वाज गॉन. सो two things just to reiterate: one is that it has to be growth at reasonable price, and two is most of the money gets made in mid caps. So if you want to look at really maximizing your wealth, you should look at quality mid caps. Okay. Or mid caps which are in the growth cycle. Don't get carried away by news. Okay, आपको लगता है कि मैंने आज ये मिड कैप, ये नया नया कंपनी है, ये ग्रो कर रहा है, अगर मैंने आज नहीं डाला पैसा, सोलर एनर्जी है, रिन्यूएबल है, ये है, वो है, आई विल मिस आउट ऑन दैट. डोंट वरी, मार्केट्स विल ऑलवेज गिव यू अ चांस. द पॉइंट इज, अगर आप फंस गए तो आपके पास ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो आप बहुत कंफर्टेबल हो. नहीं तो आपका वो 1900 रुपए का 2 रुपए हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं निकलता. So there are two ways which people can invest in quality mid caps. एक हो गया डायरेक्ट इक्विटी, डायरेक्ट स्टॉक रूट. एक हो गया म्यूचुअल फंड रूट, जहां पर क्वालिटी मिड कैप अगर कोई, मैं बोलूंगा मैनेज्ड इक्विटी, पीएमएसएस भी हैं, ऑल्टरनेट्स भी हैं. fair. वो पीएम, बट आई थिंक पीएमएस ऑल्टरनेटिव्स में द टिकट साइज इज लिटिल हायर. सो आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ रिटेल स्टैंड आज की पॉइंट, तारीख में टिकट साइज 50 लाख, व्हिच इज आपके- वेरी हाई, 50 lakhs. मैं आपको एक अर्ज करूंगा कि आप आपका, आई थिंक आपका कवरेज बियॉन्ड द टॉप सेंटर्स बहुत है. ओके, काफी आपके व्यूअरशिप आता है. आप एक पोल करके देखिए, 50 लाख लोग डाल सकते हैं कि नहीं. आप हैरान हो जाओगे. इस हाँ. वक्त जो पैसा स्मॉलर सेंटर से आ रहा है, इट इज अनबिलीवेबल. ओके. ओके, बिकॉज सी, लोगों के पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन वही है. कुशल लोडा के बारे में सांगली में भी जो बंदा बैठता है वो जान सकता है, बैंगलोर में भी बंदा बैठा है वो जान सकता है, लेकिन सांगली वाले के पास ज्यादा पैसा होगा, उसके खर्चे कम हो गए, उसके पास आइडिया नहीं होगा कहाँ डालना है. 50 लाख उसके लिए बड़ी बात नहीं. विल बी अमेज्ड. लोगों ने बहुत पैसा बनाया म्यूचुअल फंड्स में. ओके, एंड दे सिटिंग ऑन अ लॉट ऑफ मनी, सो दे आर आल्सो सेइंग कि चलो वेल्थ तो क्रिएट हो गया, नेक्स्ट ट्रांच ऑफ वेल्थ जो मेरे पास आ रहा है, लेट मी पुट इट इन अ पीएमएस और एआईएफ. You'll be amazed. Got it. So I'll just rephrase my question. So in the sense कि जैसे retail audience as in मेरी काफी young audience है, जो 21, 22 वाली है, जो बस अभी जॉब शुरू कर रहे हैं, एंड उन्होंने मतलब True. 6 लाख 8 लाख पर एनम का सैलरी. तो मैं उनके Mutual व्यू funds, पॉइंट, yeah. हाँ, तो मैं उनके व्यू पॉइंट से सोच रहा हूँ. देयर आर टू वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग क्वालिटी मिड कैप्स. वन इज डायरेक्ट इक्विटीज, कि वो एक डीमैट अकाउंट बना के डायरेक्ट डाल दे, एंड सेकंड इज थ्रू म्यूचुअल फंड्स फॉर देम. सो माय क्वेश्चन इज कि हाउ टू आइडेंटिफाई बेस्ट like quality mid caps in both these instances, and can you explain कि with an example or a framework कि quality mid caps कैसे identify कर सकता हूँ ये दोनों situations में? देखिए, मैं बहुत सिंपल करता हूँ. ETF ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें डाल दो पैसा, डायरेक्ट में मत डालो. आदमी जब इन्वेस्ट करता है, आदमी को पीस ऑफ माइंड चाहिए. अगर मैं स्टॉक में डाल के वही सोचता रहूँ कि क्या हुआ, ऊपर गया मैं नीचे, मैं बेच दूंगा, नीचे गया मैं खरीद लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है. मैं आपको फैक्टर्स भी सब बता सकता हूँ. मतलब मैं बहुत सिंपल रखता हूँ चीजों को. देयर इज एन ETF. आज अगर आपको डिफेंस का स्टॉक खरीदना है, क्या उठाओगे? कितने सारे स्टॉक्स हैं, हर एक आदमी बोलेगा इसका ट्रेलिंग पी इतना है, इसको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है. आपके पास टाइम है क्या एनालाइज करने का? आज की तारीख में कोई म्यूचुअल फंड भी नहीं जो डिफेंस, सेक्टरल डिफेंस फंड है. आई थिंक HDFC ने क्लोज कर दिया, दे नॉट एक्सेप्टिंग एनी SIPs एनीमोर, राइट? और फॉर दैट मैटर एनी फ्रेश मनी. डिफेंस ETF है, आप ETF में डालिए. इट्स वेरी सिंपल. सी, लाइफ में अगर आपको पैसा बनाना है, यू हैव टू कीप इट वेरी सिंपल. आई ऑलवेज मेंटेन दैट देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ पीपल हु मेक मनी. Okay, one who are very lucky and one who are very dumb. Okay, जो dumb पैसा है ना, dumb मतलब it's a strong word, but मैं dumb का मतलब क्या कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं idiot proof. आप पैसा डाल के भूल जाओ. कुछ साल पहले एक आई थिंक टेलीविजन चैनल पे वो जो इनबाउंड इंक्वायरीज आती है ना, तो एक बंदे ने फोन किया था, एंड आई थिंक वो जो होस्ट बैठा था उसको बोलता है मेरे को आपको एक स्टॉक के बारे में पूछना है, मेरे दादाजी की डेथ हुई है, तो मेरे को वसीयत में ये शेयर सर्टिफिकेट मिला है, 25-30 साल पुराना शेयर सर्टिफिकेट है, उसमें 50 शेयर MRF के, मैं क्या करूं, बेचूं कि रखूं? वो सामने वाला ही चोक्ड, द कंपेयर चोक्ड, बोलता है क्या आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो स्प्लिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया. सो आई एम सेइंग इट्स डम मनी, राइट? आप होल्ड ऑन करके बैठे हो, क्या वैल्यू होगी हमारे शेयर अभी की? वो तो उस समय की वैल्यू कुछ लाखों में थी, इफ नॉट करोड़ों में थी, बट वो तो 50 शेयर के हिसाब से देख रहा था. Correct. He was sitting on like 50 lakh worth of Correct. shares. समटाइम्स डम मनी जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारे से पहले वाली जनरेशन जो थी ना, इनके पास अपॉर्चुनिटी था, लेकिन आपके जैसे लोग नहीं थे ज्ञान देने के लिए. ओके, तो आई वाज वंस सीइंग माय फादर्स पोर्टफोलियो. ओके, कोई भी बाप अपने बेटे को, एटलीस्ट मेरे से पहले वाली जनरेशन जो है ना,
अपने बेटे को पोर्टफोलियो खुल के बताते नहीं, क्योंकि लगता है इसको तो कुछ पता नहीं है, ये क्या सीखेगा। तो मैं इनको कई बार बोलता था मैं दुनिया का पैसा मैनेज करता हूँ, कम से कम बता तो दो मुझे क्या है। तो बहुत एक दिन मेरे को फाइल दिखाई, मिडिल क्लास आदमी है, छोटी सी फाइल थी, मैंने देखा थप्पी पड़ी हुई थी, सारे के सारे राइट्स इश्यूज के फॉर्म फाइल किए हुए थे, एक भी सब्सक्राइब नहीं किया। वो था एसबीआई का। एसबीआई के कुछ 50 शेयर पड़े होंगे या कुछ तो भी थे, राइट्स इशू पे राइट्स इशू फाइल किया लेकिन डाला नहीं है। नाउ दैट इज रियल मनी व्हिच गॉट स्टक। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड डम मनी इन दिस केस फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट अगर पैसा डाला होता तो शायद आई वुड हैव प्रोबब्ली बीन ओनिंग अ बिल्डिंग राइट नाउ। तो एसबीआई के मतलब राइट्स इशू एसबीआई अलॉट हुए शेयर थे। थे, राइट्स इशू के फॉर्म आए थे, इनको समझा ही नहीं क्या करना और फाइल करते हाँ, गए और मुझे पूछा नहीं। ओ माय एंड गॉड। आई एम इन दिस फील्ड। तो राइट्स इशू में अगर अप्लाई कर दिया होता हाँ, तो तो कर दिया होता तो बढ़ गया होता। या नहीं, ऐसे गलतियां सबसे होती है। मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ। व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल्स इज दैट लोगों को पता होना चाहिए कि हमेशा जब आप कोई भी चैनल देखते हो ना, लोग आपको ना बताएंगे मैंने इसमें पैसा बनाया, ये बहुत सिंपल है, आप ये करो, आप वो करो, ये क्वालिटी के फैक्टर ले लो, ये वैल्यू के फैक्टर ले लो। कुछ केसेस में होता है, बट ये सब हाथी के दांत होते हैं। जो रियल चीज होती है, जब जो रियल कन्वर्सेशन होती है, आपका पैसा टूटा कहाँ पर है, आपका पैसा अटका कहाँ पर है। आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि द बेस्ट ऑफ पीपल हाउ इग्नोरेंट होते हैं। मेरा एक बिफोर आई डिड माई एमबीए, मैंने एक छोटा सा स्टेंट किया था इन अ कंपनी कॉल्ड एचसीएल, जहाँ मैं हार्डवेयर बेचता था। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और मैं इंजीनियर्स के साथ हार्डवेयर बेचता था। ओके, उस समय एचसीएल के कंप्यूटर बेचता था मैं। 256 KB रैम, अब अभी 8 GB रैम हो गया, उस समय 256 KB रैम, 640 रैम हुआ, 640 KB रैम हुआ, डी बेस, ये सब था उस समय, वो अलग चीज़ है। फिर मैंने एमबीए किया एंड आई जॉइन दिस कंपनी कॉल्ड टाइम्स गारंटी। वहाँ पे सीधा मेरे को इन्होंने मर्चेंट बैंकिंग में डाल दिया। अब छोटी सी एज में मैंने पब्लिक इशू हैंडल करने शुरू कर दिए एंड आई वाज फ्लाइंग अक्रॉस द कंट्री कि ये करना है। उस समय एसटीडी कॉल्स को बुक करना पड़ता था, 2-4 घंटे लग जाते थे एसटीडी कॉल। तो मुझे याद है मैं कलकत्ता में था, आई थिंक इट माइट बी 94, आई एम नॉट श्योर, अराउंड दैट टाइम, मे बी 94 था। तो मेरे को ताज बंगाल के लैंडलाइन पे मेरे लिए फोन आया। आप सोचिए, मैं 2-3 साल नौकरी कर रहा हूँ, मेरे लिए फोन आया। हाँ, तो एसटीडी कॉल, मैं तो भागा गया, मैं बोला कुछ कैलामिटी तो नहीं हो गया। सो एट द अदर एंड देयर वाज फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज इन द मर्चेंट बैंकिंग टीम ऑफ अनदर कंपनी। तो मेरे को बोलता है, विकास तेरे पास कितना पैसा है? मेरी सैलरी उस समय 4,000 रुपये होती थी। तो बोला कितना होना चाहिए? बोलता 8,000 रुपये है तेरे पास, तो कितना पैसा डाल सकते हैं? बोला क्या हुआ? बोलता एक इशू है यार, वो भरा नहीं है अभी तक। बोला क्या करती है कंपनी? बोलता है यार वो सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ बनाते हैं ये लोग एंड ये ऐसा करते हैं। मैं बोला सॉफ्टवेयर का कोई फ्यूचर ही नहीं है बॉस, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मैंने हार्डवेयर बेचा है। ओके, सॉफ्टवेयर तो कोई भी लेके आता है। बोलता नहीं विकास, प्रमोटर बहुत जेन्युइन है, तू डाल दे एक बार, इशू भरा नहीं है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। उस समय पब्लिक इश्यूज के टाइम फ्रेम भी बहुत होते थे। आप अगर इशू फ्लोट करोगे, जब तक बैंकिंग के ट्रांजैक्शन सब आते थे 20-20 दिन लग जाते थे। सो देयर टू बी 20-day रिपोर्ट, 50-day रिपोर्ट, ऐसा सब था, 7-day रिपोर्ट, वो सब था। बोला नहीं, मुझे नहीं डालना। कंपनी का नाम था इन्फोसिस। ओ माय ओके, गॉड। सो वो पीछे मुड़ के देखे को मतलब ही नहीं है। भगवान की दया से हम ऐसी कंट्री में, एक ऐसी इकोनॉमी में है जहां पे देयर इज ट्रिमेंडस ग्रोथ। आगे बढ़ो, ओके, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करो, अपना दिमाग शांत रखो। हमारे पेरेंट्स का जो माइंडसेट था वो स्केर्सिटी का था, बर्नियों में पैसा स्टोर करके रखते थे। ओके, एफडी में उस समय 19-20% मिलता था, उसमें रखते थे पैसा, इक्विटी को हाथ नहीं लगाता था। नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमारी जनरेशन ने सब तैयार कर दिया है, वो घर भी है, ये भी है, वो भी है। तो स्केर्सिटी से भी अबंडेंस में आ गए। आज अगर आप इस जनरेशन के हो, 21, 22, 23 साल के हो, आपका एक फर्ज बनता है कि आपको इस देश को आगे बढ़ाना है। आपका फर्ज बनता है कि आपको वैल्यू क्रिएट करना है। तो आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आप बिजनेस चालू करिए, आप रिस्क लीजिए लाइफ में। हम लोग वो रिस्क नहीं ले सकते। हमारा रिस्क लेने का एक ही तरीका था, इक्विटी, जिसमें कई गलतियां की जो मैंने आपको बताई। हमारे माँ बाप का तो वो भी नहीं था। करेक्ट? सो व्हेन यू आस्क मी वेयर टू इन्वेस्ट, इट इज नॉट दैट आई कैन नॉट आंसर योर क्वेश्चन, इट इज दैट आई डू नॉट वांट टू आंसर योर क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ आप ईटीएफ में डालो, सेफ है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो, सिंपल है। आपको जिस चीज के लिए इस देश ने तैयार किया है वो है देश की तरक्की। ये नहीं कि मैं कैपिटल मार्केट में घुसा रहा हूँ, मैंने ऊपर गया, नीचे गया, एफएनओ किया, ये किया, वो किया।
तो ETF में अगर आप बोल रहे हो इन्वेस्ट करना चाहिए, सो कैन यू गिव सम एग्जांपल्स कि कौन से टाइप के ETFs होते हैं एंड कैसे आइडेंटिफाई करना कौन से ETF में इन्वेस्ट करना है? ETFs आई थिंक 2011 या 13 में पहला ETF आया था। तो शुरू में जो भी ETF आए थे वो सब निफ्टी थे। व्हाट इज ETF? ETF क्या है? बेसिकली आप इंडेक्स जो है, अगर आप इंडेक्स फंड में डालोगे तो आपको एंड ऑफ डे NAV मिलेगा। अगर आप ETF में डालोगे तो आपको लाइव NAV मिलेगा। मार्केट ऐसे ऐसे जाएगा, यू कैन पिक इट अप इंट्रा मार्केट। आप बेसिकली डीमैट अकाउंट के थ्रू आप Demat account. बाय और सेल कर सकते हो। ETF ETF इज लाइक अ शेयर। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इट इज अ ब्रोकिंग प्रोडक्ट ऑन द म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। Yeah. ओके, आज इस वक्त जैसे डेवलप्ड मार्केट्स में डिफरेंट ETFs है, इस वक्त इतने सारे ETF है। आप बताओ आपको क्या चाहिए? आपको क्वालिटी और वैल्यू मैंने एक बताया, तो मोमेंटम ETF भी आ गया। ओके, आपको क्या चाहिए? आपको मिड कैप चाहिए, मिड कैप है। आपको हेल्थ केयर चाहिए, हेल्थ केयर है। डिफेंस चाहिए, डिफेंस है। कौन से ETFs हो गए? नाम क्या होता है इनके? Almost every big firm is doing that, Okay. right from the Birlas and the HDFCs and the ICIs of the world to the new age ones like Grow. इनके सबके पास भी है। जैसे मैं पर्सनली जो है, मेरे को एक डिफेंस का ETF ग्रो का दिखा, मैंने डाल दिया बस, क्योंकि मेरे को तो बास्केट मिल गया। अभी 2-3 और भी मैंने बाद में देखे इधर। आई थिंक मेरे इज लॉन्चिंग अ लॉट ऑफ ETFs। तो बहुत सारे ETFs है। और ETF में क्या है ना, आप बास्केट उठा रहे हो। ओके, ETF में मैं हमेशा ये रेकमेंड करूंगा कि निफ्टी 50 वो सब मत लो, उसमें मतलब नहीं निकलते। इफ यू आर यंग, टेक सम अग्रेसिव बेट्स, गो इन फॉर ETFs विच आर नॉट वेरी वाइडली नोन। आप बास्केट उठाओ। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक क्लासिक गलती क्या करते हैं लोग बोलते हैं कि लोग साइज नहीं करते बेट्स को। साइज का मतलब क्या होता है? मेरे एक मित्र हैं, बहुत टाइम पहले हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। मैं एक शेयर का नाम बता रहा हूँ जो मैंने उसको बताया था। 2-3 साल हो गए इस बात को। एक ग्रेविटा करके कंपनी थी। ओके, मैंने एनालाइज किया था। मैं बोला वो रिसाइकलिंग में है, रिपोर्ट पढ़ ली। मैं खुद तो उठा नहीं सका बिकॉज कंप्लायंस रीजंस की वजह से। लेकिन मैंने उसको बोला, इफ यू वांट यू कैन लुक एट इट, टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर, इफ यू वांट यू कैन लुक एट इट, एंड ही पिक्ड इट अप। जब भी मुझे मिलता है वो आदमी, मिलता था, अभी तो खैर उसने बोलना बंद कर दिया मुझे, बोलता है विकास मजा आ गया, क्या शेयर रिकमेंड किया। वाह, चलो किसी ने तो पैसा बनाया, वेरी गुड। ओके, सब दोस्तों को बोला था विकास के रिकमेंडेशंस क्या है। मैं बोला भाई बोल मत, कंप्लायंस रीजन से, जस्ट वन शेयर डजंट मेक एन इंडिविजुअल। फिर एक दिन मैंने उसको पूछा, मैं बोला यार तू बोलता है तेरा हाउसिंग लोन है, ये है वो, तो ग्रेविटा बेचते यार, लोन पे कर ले, दैट इज बेटर फॉर यू। कितने शेयर है तेरे पास? 100 शेयर। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? कि अगर आप बहुत डाइवर्सिफाइड बेट लोगे, या आप चाहे बोलोगे मुझे ये भी करना है, 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 मुझे ये भी ETF उठाना है, ये भी उठाना है, ये भी उठाना है, आपका वेल्थ किधर नहीं जाने वाला। ओके, यू हैव टू साइज योर बेट्स। साइजिंग में एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो इसके लिए वो हमेशा सोच समझ के देख के करना पड़ता है, राइट? तो साइज योर बेट्स, इतना तो पैसा डालो कि आपकी पोर्टफोलियो में कुछ फर्क पड़े। अगर आप 100 शेयर उठाओगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। मैं 100 शेयर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, राइट? एंड आई थिंक दैट इज अ लेसन पीपल मिस आउट ऑन। लोगों को बात करने में मजा आता है कि मैंने ये शेयर उठाया, वो शेयर उठाया। आप थोड़ा सा कुरेद के देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा बहुत कम क्वांटिटी उठाई। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, जिनकी 2-4 लोगों की जिनकी हमने थोड़ी देर पहले बात की, ये लोग धीरे धीरे करके काफी साइज करते हैं। कन्विक्शन लेवल बहुत हाई होता है, मतलब 5 उठाएंगे, 10 उठाएंगे, लेकिन दैट इज द वे टू मेक मनी। तो आपके हिसाब से अभी ETF में क्वालिटी मिड कैप में कौन से 2-3 ETFs है विच यू थिंक कैन डू वेल? So quality mid cap ETF जो है, it will mirror the index. There is no difference. If there's a Kushal ETF versus a Vikas ETF versus an X and Y ETF, we're all mirroring the same index. उससे कोई फर्क कौन सा इंडेक्स है ये? नहीं। Quality mid cap 50. अच्छा, तो क्वालिटी मिड कैप 50 इज द नेम ऑफ द इंडेक्स। Mid cap 150 index. तो NSE indices का एक, आप NSE की वेबसाइट पे जाएंगे ना, आपको कम से कम 700 indices मिल जाएंगे। हमारे एक मित्र है मुकेश अग्रवाल करके, जो अभी रिटायर हो गए हैं, वेरी बिग प्रोपोनेंट ऑफ इंडाइसेस। तो काफी इंडाइसेस जो है ETF बन चुके हैं, काफी इंडाइसेस बन जाएंगे। जैसे अगर आप उधर जाएंगे ना तो बिजनेस हाउस ETF भी है, मतलब निफ्टी बिरला ETF, निफ्टी टाटा ETF, ओके, सॉरी इंडेक्स नॉट ETF। तो उसका अंडरलाइंग बास्केट आपको मिल जाएगा कि क्या प्रोपोर्शन में है। आपको अगर आज बैंक्स में पैसा डालना है, पहली बात तो निफ्टी बैंक होता था, अभी आपको निफ्टी PSU बैंक भी है, निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है, देयर इज अ निफ्टी कैपिटल मार्केट्स, देयर इज अ निफ्टी BFSI माइनस बैंकिंग, बहुत सारे इंडाइसेस है। तो लाइफ बहुत इजी हो गई है। तो इसमें द एडवांटेज इज दैट यू जस्ट हैव टू डिसाइड कि कौन से सेक्टर पे या तो कौन से थीम पे आप बुलिश हो, एंड देन अकॉर्डिंगली देयर आर लाइक इंडाइसेस Correct. टू इन्वेस्ट इन ऑल ऑफ दैट। करेक्ट।
ETF दुनिया भर में बहुत बड़ा बिजनेस है। आज की तारीख में इंडिया में जो ETFs नहीं है, फॉर एग्जांपल AI पे ETF नहीं है, रोबोटिक्स पे ETF नहीं, क्योंकि अंडरलाइंग स्टॉक्स नहीं है। लेकिन अगर आप ग्लोबली देखेंगे, देयर आर ETFs, देयर इज एन अच्छा। AI ETF, देयर इज अ रोबोटिक्स ETF। ETF इज अ फैबुलस थिंग। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो आपको मजा आता है स्टॉक उठाने में और स्टॉक का गेन देखने में, वो नहीं होगा। ETF एक पैसिव सॉर्ट ऑफ एन एंटिटी है, वो इंडेक्स को मिरर करेगा। आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कुछ 50-55 पैरामीटर्स बनाए थे टू इवैल्यूएट फंड मैनेजर्स। तो टॉप 2-3 पैरामीटर्स क्या है आपके हिसाब से टू इवैल्यूएट अ गुड फंड मैनेजर, ताकि हमको भी पता चले दैट वेयर टू इन्वेस्ट मनी? Actually, this 50-55 was to evaluate a fund manager while I'm interviewing him. अच्छा, ओके। तो आप वही पैरामीटर्स थोड़े बता सकते हो? तो आई थिंक सिमिलरली वी कैन अप्लाई हियर एज वेल। मैं आपको ऊपर से बता हाँ। सकता हूँ कि क्या था। सो फॉर एग्जांपल, आप किसी से अगर बात कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई भी फंड मैनेजर अपने स्टॉक पिक्स की बात करेगा कि मैंने ये स्टॉक उठाया, मैंने इतने में उठाया, ये रीजन क्या है, एंड दे आर वेरी गुड एट दैट, करेक्ट। लेकिन अगर आपको रियली देखना है कि हाउ गुड दे आर, आप उनसे बोले आप बेचोगे कभी स्टॉक? खरीदने से ज्यादा बेचना बहुत मुश्किल है। आपको कम से कम 500 किताबें मिल जाएंगे इन हाउ टू बाय अ स्टॉक, बट आई डाउट वेदर देयर इज अ सिंगल बुक विच विल टेल यू व्हेन टू सेल अ स्टॉक। तो फंड मैनेजर का मैच्योरिटी उसमें आ जाता है। दूसरी चीज, मैं ये देखना चाहूंगा कि इसका जो पोर्टफोलियो है साइकिल्स में कैसे परफॉर्म किया है। सो इफ यू सेइंग इट्स जेन्युइनली क्वालिटी स्टॉक, तो ड्यूरिंग अ बैड साइकिल इट शुड नॉट फॉल एज मच। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ क्वालिटी स्टॉक। वो इतना गिरेगा नहीं, तो जब बढ़ेगा तो लोअर बेस से, आई मीन हायर बेस से बढ़ेगा। द थर्ड थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट। हाउ डू यू मैनेज रिस्क? ओके, व्हाट आर द कन्वर्सेशंस यू हैव ऑन रिस्क, कि ये इंडस्ट्री पे आपका व्यू है वो ठीक है, ये स्टॉक पे आपका व्यू है ठीक है, अब उसके बारे में कर क्या रहे हो? यू नो, ये न्यूज आई है, आपका कन्विक्शन लेवल क्या है, आप कब बेचना शुरू करोगे? सी, रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है ना, एक एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जो आप पहले से ले डाउन करते हैं। ओके, आपका सबसे पहला प्रोसेस होता है कि मैं, या अभी तो सेबी ने ही आउटलाइन कर दिया कि मैं 10% के ऊपर कोई स्टॉक नहीं खरीद सकता हूँ, 30% के ऊपर कोई सेक्टर नहीं खरीद सकता। हमारे टाइम पे 90s में यू कुड गो अप टू 60-70%। तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक प्राइस कितना गिरा है। ओके, अगर आपको इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना है तो यू हैव टू टेक सम बेट्स आउटसाइड द इंडेक्स, और वेटेजेस आपको चेंज करने पड़ेंगे। सो फॉर एग्जांपल, कुछ फंड मैनेजर मेरे को बोलते हैं कि अगर मुझे बेंचमार्क को बीट करना है तो मुझे 35% बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में डालना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं बीट नहीं कर पाऊंगा, विच इज ऑल्सो राइट। कुछ फंड मैनेजर बोलते हैं कि मैं 20% के ऊपर बैंकिंग में नहीं डालूंगा, मैं कुछ और डालूंगा, बिकॉज वो आउट परफॉर्म करेगा और वो इंडेक्स को बीट करेगा। तो कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो दिस इज हाउ वी इवैल्यूएट फंड मैनेजर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि कम्युनिकेशन कैसा है। कम्युनिकेशन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया हो। कम्युनिकेशन ये है कि जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है मुझे समझ रहा है क्या। मैं हमेशा रिटेल इन्वेस्टर के जैसे बैठता हूँ उसके सामने कि मेरे को समझाने की कोशिश कर। सो दीज आर द पैरामीटर्स आई विल लुक एट ब्रॉडली, एंड आई थिंक you will realize that information is no longer at a premium. पहले क्या होता था, इंफॉर्मेशन एक प्रीमियम पे होता था। आपको कभी भी दो आदमी बैठे हैं, दोनों के पास इंफॉर्मेशन का जो आर्बिट्राज है वो हो सकता था, लेकिन आज की तारीख में डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, इंफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर एट अ प्रीमियम। सो यू कैन नॉट डिसाइड कि इसके पास ज्यादा दिमाग है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है। द एबिलिटी टू कनेक्ट द डॉट्स, मैक्रो इकोनॉमिक टू स्टॉक कैसे कर रहा है। आज 3 साल पहले मेरा एक डिस्कशन हुआ था एक फंड मैनेजर के हिसाब से, उसने कंप्लीट थम्स डाउन दिया था डिफेंस सेक्टर को। ओके, और उसका एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट था, बोलता है डिफेंस में कई सालों से ये लोग बात करते हैं ऑर्डर्स का, वो ऑर्डर्स आने में बहुत टाइम लगता है और फ्रक्टिफाई होने में बहुत टाइम। तो मैंने उसके साथ काउंटर आर्ग्यू किया था। मैंने बोला कि स्टॉक प्राइसेस जो होते हैं दे मूव इन एंटिसिपेशन ऑफ अर्निंग्स, अर्निंग्स होने के एंटिसिपेशन में करेगा। अगर कल को डिफेंस स्टॉक चल पड़े, डोंट यू थिंक आपको कुछ होना चाहिए उसके अंदर? उसने मुझे बहुत कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स दिया, लेकिन उसका फंड बहुत अंडर परफॉर्म किया क्योंकि डिफेंस स्टॉक चल पड़े। इट इज ओके टू अंडर परफॉर्म, लेकिन उसने मुझे कन्विक्शन से बताया कि क्या है, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी कि ये मेरा कन्विक्शन है। रिस्क मैनेजमेंट उसको इवैल्यूएट करके चेंज भी कर सकता है बाद में, लेकिन उसका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। Has there been a time where some of your bet or some of your sector bet or maybe theme bet went wrong in the last 5 to 7 years, and क्या गलत हुआ था? कई बार सेक्टर बेट, थीम बेट गलत होता है, बट यूजुअली इट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज आपका ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट तो होता है। जैसे कंजम्पशन, फॉर एग्जांपल, कंजम्पशन एज अ थीम ये कई बरसों से चला रहे हैं। ओके, लेकिन इफ कंजम्पशन एज अ थीम लास्ट 2-3 साल पहले अगर आपने देखा होगा नहीं चला था, अभी सडनली जीएसटी कट्स, इसकी वजह से सडनली कंजम्पशन हैज बिकम हॉट।
तो आप 6 महीने पहले पूछते कंजम्पशन इज अ थीम, तो लोग बोलते कुछ-कुछ पॉकेट्स में है, काफ़ी जगह तो नहीं है, राइट? नाउ सडनली कंजम्पशन इज। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिंस यू टॉक्ड अबाउट बेट्स, वी डिड एन एनालिसिस, हमने एक एनालिसिस किया था कि जो भी कंट्री सुपर पावर बनी है, दिस एक्चुअली गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन, मैं शेयर करना चाहूँगा इस बात को। अ, हर कंट्री जो है $2000 पर कैपिटा इनकम क्रॉस करने के बाद धड़ल्ले से ग्रो करता है, ओके? बिकॉज़ लोगों की हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। $2000 का मतलब ये है कि आपको बेसिक नेसेसिटीज़ पे आपका प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जाता नहीं है, राइट? आपके पास इतना पैसा बच जाता है कि आप थोड़ा प्रीमियम स्टफ खरीद सकते हैं। आप फूड से ज़्यादा प्रोटीन खरीद सकते हैं, आप लग्ज़री आइटम्स खरीद सकते हैं। लेकिन हर कंट्री जो $2000 क्रॉस करती है, वो सुपर पावर नहीं बनती। तो यूएस सुपर पावर बना, चाइना सुपर पावर बना, तो हमने स्टडी करने की कोशिश की 2 चीज़ों के बारे में कि इंडिया सुपर पावर बनने की तादाद पे है कि नहीं? और अगर ये है, तो हिस्ट्री से हमने क्या सीखा है, कौन से 3 या 4 सेक्टर चलेंगे, सेगमेंट्स चलेंगे। तो यूएस को अगर आप देखें, आई थिंक 1950 में $2000 इन्होंने क्रॉस किया था। ओके, 1970 में गोल्ड स्टैंडर्ड रिमूव हो गया था, करेक्ट? और आई मीन सुपर पावर तो बन ही गया था। अगर आप यूएस की हिस्ट्री देखें, उसने 2 चीज़ की थी। उसने दुनिया को क्या बेचा है? बहुत बेसिक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्या बेचा है? उसने दुनिया को यही बोला है 1950 से, बिफोर दैट, कि आप मेरे कंट्री में आओ। उस समय याद करिए 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिला था। लोगों के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, ओके? भुखमरी थी, सब जगह पे तहस-नहस हुआ पड़ा था। यूएस एक ऐसी कंट्री थी जो वॉर से बच गया था, है ना? तो वो सबको जाके क्या बोलता था, उसका उसका जो एक बेसिक मैसेज था, यू कम टू द यूएस, यहाँ पे हमारे पास फ्रिज में खाना है, घर है, फायर प्लेसेस है, आपकी फैमिली के साथ आइए, आप यहाँ सेटल हो जाइए। और वो जो पाइप था जिससे मैसेज जा रहा था, वो था हॉलीवुड। आप हॉलीवुड की सारी पिक्चर देखिए, ओके? वो हमेशा एक पॉजिटिव, द अमेरिकन ड्रीम जिसको बोलते थे। आज भी आपने सुना होगा अमेरिकन ड्रीम, आज भी वही चल रहा है, राइट? तो यूएस का जो ग्रोथ हुआ है, वो इमिग्रेंट्स की वजह से हुआ है। लोगों ने आके सेटल किया है, इंडियंस ने किया है, कोरियंस ने किया है, चाइनीज ने किया है, लोगों ने आके अपना किया। सो इंडिया, यूएस बिकेम अ सुपर पावर। तो कौन से सेक्टर चले ड्यूरिंग दैट पीरियड, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। बैंकिंग, अगर आप देखिए टिल 2000 टॉप 10 में से 8 बैंक्स वर यूएस, ओके? कंजम्पशन, यूएस वाज यूएस वाज एंड इज द बिगेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। एंड मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी चीज़ें बनती थी पहले, चाहे गाड़ियाँ हों, चाहे वॉशिंग मशीन्स हों, चाहे टेलीविजन सेट्स हों, सब यूएस में बनता था। यूएस यूज्ड टू बी कटिंग एज। बाद में ऑफ कोर्स जापान वापान सब आ गए थे, राइट? 2020 में चाइना ने, नहीं 2020 में इंडिया ने की, 2008 में चाइना क्रॉस्ड $2000 पर कैपिटा इनकम। बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था, ये बहुत पब्लिसाइज हुआ था, राइट? तो चाइना ने क्या ड्रीम बेचा लोगों को कि वी विल गिव यू यूएस स्टाइल स्केल विद जापानीज मैन्युफैक्चरिंग। मतलब स्केल यूएस का आपको बना के देंगे, लेकिन जो काम करने का तरीका हमारा जापानीज मैन्युफैक्चरिंग। तो आप देखिए इन्होंने जो ड्रीम बेचा, बोला कि हम दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी खड़ी करें, राइट? और वो हुआ। तो आप 2008 से देखिए, अगर आप देखेंगे चाइना में क्या ग्रो किया है, कंजम्पशन जबरदस्त, मैन्युफैक्चरिंग अभी तो डिफरेंट लेवल पे चला गया, बैंकिंग 2020 का जो स्टडी निकला था उसमें से 10 में से 8 बैंक अभी चाइनीज है, ओके? एंड वन थिंग विच डू वेरी वेल वाज फिजिटल, अलीबाबा, टेंसेंट, जो इन्होंने ग्रो किया है, जो जो ग्रोथ डिजिटल इकोनॉमी ने दिया है, उसको फिजिटल इकोनॉमी बोलते हैं। ये दुनिया में किसी ने नहीं देखा था, एंड बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी है। अगर आज आप इंडिया देखते हैं, 2020 में हमने $2000 पर कैपिटा इनकम क्रॉस किया। इंडिया दुनिया को क्या बोल रहा है? इंडिया दुनिया को ये नहीं बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, हम बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? इंडिया का वैल्यू प्रोपोजिशन है डिजिटल, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ओके? जनधन अकाउंट, जो गरीब देश हैं वो देख रहे हैं, अरे भाई इन्होंने तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कर दिया है, ओके? जो मिडिल लेवल देश हैं वो बोल रहे हैं कि इन्होंने तो बेनिफिट्स पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। आज की तारीख में आप कोई भी गवर्नमेंट का बेनिफिट देखिए, 48 घंटे में किसी के भी अकाउंट में पहुंच जाता है, पहले महीनों लगते थे। जो अमीर देश हैं जैसे अमेरिका, वो देख रहे हैं कि भैया ये तो वोटिंग कर रहे थे, इन्होंने तो वैक्सीनेशन भी पूरा डिजिटल कर दिया, सर्टिफिकेट आप जाओ आपकी जेब आ जाएगा। आज भी यूएस में पेपर बैलेट से वोट होता है, ओके? सो इंडियाज वैल्यू प्रोपोजिशन टू द वर्ल्ड इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यूपीआई इज द बिगेस्ट वन। आप देखिए यूपीआई में हर जगह पे हम लोग बात करना शुरू कर दिए, कंट्रीज ने देखना शुरू कर दिया, राइट? अगर इंडिया
यहाँ से ग्लोबल सुपर पावर बनता है, और हम चाहते हैं कि बनता है, बनना चाहिए। तो आप सिर्फ हिस्ट्री से देखिए क्या क्या बढ़ना चाहिए। बैंकिंग, अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वो नहीं था जो रहा है, अभी बहुत डिफरेंट हो गया। आपके पास CDSL, NSDL जैसी कंपनियां हैं, इंटरमीडियरीज हैं, कार्बी के फिनटेक और कैम्स है, आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, वेल्थ मैनेजमेंट है, तो बहुत ग्रो हो गए हमारे डिजिटल इकोनॉमी की वजह से। बहुत सारे तरीके आपके पास डालने के लिए, तो यहाँ से 10 गुना 15 गुना ग्रो होना चाहिए नेक्स्ट 10 साल में, इज दी एंटिसिपेशन। कंजम्पशन, ओके, तो आपने अगर 6 महीने पहले भी कंजम्पशन में नहीं डाला होता, लेकिन अगर आपके पास ये होता नेक्स्ट 10 साल में कंजम्पशन है, तो आप कंजम्पशन पे यू वुड हैव स्टार्टेड। Consumption can be Dixon, consumption can be anything. People will say Dixon is manufacturing, which is where I'm coming. Manufacturing में we're still not there. कुछ जगह पे है. You look at CDMO, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो स्केल आएगा. Correct? And of course, phygital. You see the economy, the phygital economy which is growing. You can always argue with me saying कि बॉस कुछ कंपनियों की तो अर्निंग ही नहीं है, लेकिन प्राइस बहुत है. That is a short term thing. वो मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगा. 93-94 में IPO मार्केट ने ऐसे ही अपने आप को करेक्ट किया था. 10 साल तक स्टॉक प्राइसेस किधर नहीं गए थे. भगवान न करे ऐसा कुछ हो, मार्केट्स अपने आप करेक्ट करेंगे. लेकिन अगर आप बुलिश हो इंडिया पे और आप बोल रहे हो कि नेक्स्ट 10 साल 15 साल के अंदर इंडिया सुपर पावर बन सकता है, ओके, तो ये 4 सेगमेंट में आपके पास पैसा होना जाना चाहिए. अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप 3 तरीके, या तो आप डायरेक्टली डालिए, या तो आप मैनेज्ड अकाउंट से डालिए, PMS, म्यूचुअल फंड, या आप ETF से डालिए. आप समझे what is the whole thing? So defense, for example, will fall in manufacturing, which is what makes me very bullish. So I'm doing an SIP in Grow Defense ETF. जब भी नीचे गिरता है मैं और डाल देता हूँ, लेकिन मेरा चालू है. But that is a position I'm building. So how many mutual funds do you do SIP in? 5-6. And stocks कितने hold करते होगे आप? Stocks काफी है, because मेरे पास हमेशा कंप्लायंस का इशू होता था कि मैं लार्ज कैप नहीं खरीद सकता था, तो मैंने म्यूचुअल फंड्स की तो लार्ज एंड मिड कैप लिया है. स्टॉक्स काफी इसके लिए भी हैं क्योंकि छोटे छोटे स्टॉक्स उठाए थे, तो कुछ निकाल दिए हैं, कुछ पड़े हुए हैं. नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत है, लेकिन अगर साइज देखा जाए स्टॉक्स तो 15. Okay. द रेलेवेंट वंस 15 के ऊपर नहीं होगा. Got it. And is this also like one of the reasons जो आपने आंसर दिया about the India growth story? Is this one of the reasons that you predict India will become the world's third largest stock market by 2027? उसका क्या लॉजिक है? द लॉजिक, बहुत सारे लॉजिक हैं. द लार्जेस्ट लॉजिक इज आवर पॉपुलेशन. ओके, एज अ कंजम्पशन इकोनॉमी यू विल प्रोपेल इट. द वर्ल्ड विल कम टू यू टू सेल थिंग्स. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग मच. सो इफ देयर इज डिमांड, $2,000 पर कैपिटा खर्च आपका निकल गया, लोगों के पास पैसा है देने को, तो आपके मारुति गाड़ियां भी खरीदेंगे, हुंडई गाड़ियां भी खरीदेंगे, महिंद्रा भी खरीदेंगे, सब आके खरीदेंगे. तो द पॉपुलेशन एंड द डेमोग्राफिक्स, आपने बोला ना 21-22 साल के लड़के लड़कियां आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, दैट इज द बिगेस्ट डेमोग्राफिक. ओके, द अदर बिग डेमोग्राफिक, मैंने बैंकिंग का बात किया, लेकिन क्रेडिट is a big driver of the markets at this point of the economy at this point of time. When the economy is growing, आपका क्रेडिट बहुत जरूरी हो जाता है, because you can partake of a lot of things. But if you are at the stage at which US is, credit becomes a liability. So we have to be careful. But मेरे हिसाब से कुशल, हमारे संस्कार ही ऐसे हैं कि बियॉन्ड अ पॉइंट हम कभी लोन लेंगे ही नहीं, कभी क्रेडिट लेंगे नहीं एज इंडिविजुअल्स. राइट. तो आप बोल रहे हो कि बेसिकली लाइक थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन सकता है बिकॉज अगेन लाइक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दैट इज नंबर 1. एंड सेकेंडली लाइक यू आर सेइंग दिस लाइक इंडिया ग्रोथ स्टोरी जो है वो पूरा लाइक कंजम्पशन ड्रिवन होगा अभी बिकॉज ऑफ द GST रेट कट, सो दैट विल आल्सो बूस्ट द स्टॉक मार्केट्स, राइट? दैट इज वन ऑफ द सेगमेंट्स. ओके, मैंने जैसे आपको स्टार्ट किया था बताने के लिए कि हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन टू द वर्ल्ड इज डिजिटल. करेक्ट. तो कंजम्पशन विल आल्सो ड्राइव इट. मैन्युफैक्चरिंग अभी तक पिकअप हुआ नहीं है, डिजिटल इज ऑलरेडी ड्राइविंग इट. तो ये 3 या 4 लीवर्स हैं जो आगे पीछे होते रहेंगे. अब सी इन आइसोलेशन ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जिनका पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, लेकिन जब तक आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता, जब तक आपको रेगुलेटर्स का सपोर्ट नहीं मिलता, आप नहीं ग्रो कर सकते. तो लास्ट 10, 12, 15 सालों में जिस ढंग से सेबी ने, RBI ने और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने कॉल लिया है, इट्स एक्सेम्पलरी. You are the only bright spot in the world at this point of time. The problem here is that आपका जो price to earnings, the P, you're a very expensive market. So there can be an argument. For example, somebody might say that अगर आपको wealth create करना ही है, तो why look at just Indian markets?
Okay, you can look at other markets which are far cheaper. China थोड़ा बढ़ गए. There's China, there's Indonesia, there's Brazil. If you can access that. By the way, there are index funds now. There's a Nasdaq index fund. There's I think a couple of other index funds जहाँ आप global markets पे access कर सकते हैं. If you don't have access to LRS. राइट. आई थिंक N100 है, N100 है, मोतीलाल yeah. ओसवाल का है Okay. उनका. आई थिंक Nasdaq 100 का इंडेक्स फंड है. उसके अलावा आई थिंक अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, HSBC ने एक उनका ब्राज़ील फंड लॉन्च किया जहाँ पे दे आर इन्वेस्टिंग इन कंपनीज which are in Brazil. That is also something which like a lot of mutual fund houses are doing in different parts of the world. So that is also काफी लोगों का something ICICI interesting. मेरे ख्याल से ब्लू चिप ICICI ग्लोबल ब्लू चिप फंड कुछ है, Hmm. Edelweiss का फंड है, सबके कुछ ना कुछ. Correct. And Parag Parikh, I think in its flagship fund already has a segment which is devoted to offshore money. Right. So I think it's a fairly known strategy. I think a lot of, because of all these things, retail investors के लिए easy हो गया है to have like international exposure also. Correct. Is what I feel. Correct. So this is like something which is quite phenomenal. Asking your little bold prediction about, let's say, Sensex or Nifty, आपको क्या लगता है? Sensex, what will the number look like in 2026, 2027 according to you? Interesting. I'm just trying to get my mind around it because 2026, 2027 is just 1 year down the line. So 2030 ले लेते for example. 5 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मोटा मोटा इंडेक्स को हर 4 से 5 साल में डबल होना चाहिए. तो That is 1.5 लाख प्लस तो जाना ही चाहिए. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बिकॉज ग्रोथ बहुत है. Yeah. हमारे कंट्री का एक बड़ा एसेट क्या है? एंटरप्रेन्योर्स बहुत है. नहीं तो कुछ कुछ सेगमेंट्स में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है. मुश्किल था और मुश्किल है. काफी रेगुलेशंस वगैरह, ईज ऑफ बिजनेस तो हो ही गया, लेकिन उसके बावजूद लेकिन हमारे एंटरप्रेन्योर्स बहुत स्मार्ट है. मैं कई जगह पे अभी आई एम ऑन द इंडिया फिनटेक फोरम. ओके, मैं देखता हूँ इतना बढ़िया सोचने का ढंग है लोगों का, एंटरप्रेन्योर्स का. छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को ये लोग कैसे डिजिटल सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं. ओके, एंड दे लुकिंग एट मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट. तो बहुत सारे लोग ये आईपीओ देख रहे हैं, बोल रहे हैं इसका वैल्यूएशन. मैं बोला नीचे ग्राउंड लेवल पे आके देखो कितना काम हो रहा है. मैं आपको एक बात बताता हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे आइडिया आ रहे हैं. मैं एक एडवाइजरी बोर्ड पे एक कंपनी के जो सात्विक फूड बनाता कौन सी कंपनी है? है. इट्स बेसिकली इट्स नॉट अ लिस्टेड कंपनी. अच्छा, ओके. It's not a listed company, but I'm just saying कि लोग दिमाग कैसे लगाते हैं. Okay, they are into. They started off by being into plant-based stuff, plant-based meat, plant-based nutraceuticals, and plant-based wellness. And then they've realized that there is a large segment of people. See, listed company में अगर आप जाते हैं, there is an ahimsa index also, for example, in the listed company space. Listed company में आपका कंट्रोल नहीं होता है कंपनी के ऊपर. And if you have some very strong religious beliefs, तो बहुत सारी कंपनीज अपने आप निकल जाती हैं उस लिस्ट के अंदर से. लेकिन क्या है, जब आप प्राइवेट इक्विटी में होते हैं, जब वेंचर कैपिटल में होते हैं, जब अनलिस्टेड में फ्रेटर्निटी में होते हैं, यू कैन ऑलवेज कंट्रोल. So they can sign with the fund can sign with the underlying promoter saying that आप undertaking दे दीजिए, अब vegan stuff ही करेंगे for example, बस हो गया. And this is a company like that. अभी क्या दिमाग में? Beautiful. And do you know how big faith-based investing is? लोग शरिया की बात करते हैं. Faith-based investing is trillions of dollars across the world. Oh, is There's it? Christian-based faith-based investing, Jewish, there is Buddhism, Hinduism तो खैर है ही. In 2008, there was an index launched in this country which was called the Dharma Index. आपको पता है? 2008, 2007 में. फिर वो 2008 का क्राइसिस आया, वो पूरी कंपनी की. So there was Dharma India, Dharma World and Dharma US. क्या होता था ये इंडेक्स में? बेसिकली एक सेट ऑफ पैरामीटर्स थे जो बोलते थे कि यही पैरामीटर्स फिट होंगे तो आप स्टॉक्स उठा सकते हो, नहीं तो नहीं उठा सकते. So it will be mostly no non-veg, no वो तो alcohol, no 100%, gambling, वो तो 100%, no tobacco, you know. वो तो 100% था, बट एक फ्रेमवर्क था. So if you have a religious bent of mind, okay, and you're saying that like Sharia is religious, Yeah. right? You can't do this, you can't do that, and that is a little bit more stringent. This is a little bit more open. तो अगर आपके पास वो माइंडसेट है कि मेरे को यही कुछ सात्विक में डालना है या धर्मा में डालना है, there was already an index. अहिंसा इंडेक्स क्या होता है? अहिंसा इंडेक्स, आई थिंक क्वांटम म्यूचुअल फंड इज रनिंग फंड, उनका एक एथिकल फंड है, एंड द बेसिस है अहिंसा इंडेक्स. आई थिंक इट हैज बीन क्रिएटेड बाय समबडी हु इज फॉलोइंग लार्जली जैन प्रिंसिपल्स. सो आई एम पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप में देखता रहता हूँ क्या मैसेजेस आ रहे हैं. बट आई एम सेइंग कि इस कंट्री में आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी. अभी जितनी भी कंपनीज में मैंने काम किया है, जो स्केल अप किया है, देयर इज ऑलवेज बीन एन अपॉर्चुनिटी टू स्केल अप, ऑलवेज बीन एन अपॉर्चुनिटी टू स्केल अप. यू जस्ट हैव टू डिग डीप. सो किधर ना किधर आपको मिली जाती है अपॉर्चुनिटी.
इस कंट्री में छोटा सा भी डिमांड का पॉकेट रहे, इट इज वेरी प्रॉफिटेबल, वेरी वेरी प्रॉफिटेबल, यू कैन इजीली मेक मनी. What has been your best and worst investment and आपने बेस्ट इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न कमाया था, वर्स्ट इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मैंने कमाया था? वर्स्ट का तो आपको बता हाँ, दिया. वर्स्ट का आपने बता दिया, राइट. Worst का बेस्ट बता इन्वेस्टमेंट दिया. कौन सा रहा होगा? बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज समथिंग जिसमें मैंने अपना ह्यूमन एलिमेंट निकाल दिया. मैं बेच ही नहीं पाया उसको. HDFC बैंक. ओके, बिकॉज कंप्लायंस रीजंस आई कुड नेवर सेल इट because my fund was always trading in it. I had picked it up at $35 When? way back in the day. जब ये लॉन्च हुआ था उसके आसपास उठाया था मैंने. 95 हाँ, 95-96 के आसपास. Actually little bit before that. Okay. HDFC बैंक लिस्ट आई थिंक तभी हुआ था ना, हाँ, हाँ, 94-95 94-95 के आसपास. इनफैक्ट मेरे पास मेरा जो बैंक अकाउंट है वो उस समय का बैंक अकाउंट है, HDFC बैंक का. उस समय फ्रीडम अकाउंट आते थे. हम उतने पैसे ही नहीं कमाते थे उस समय, तो वो बोला था कि देयर इज नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड. तो मैं तो सीधा चला गया था उधर. HDFC में क्या प्रॉब्लम हो सकता है. एंड कई बार HDFC बैंक का प्राइस ऊपर गया. बोला एक बार बेच दूं, लेकिन वो मेरा ह्यूमन एलिमेंट निकल गया उसमें से. आई कुड नेवर सेल एंड दैट हैज बीन माय बेस्ट इन्वेस्टमेंट. कितने गुना बढ़ गया होगा वो? अभी हम देख लीजिए. अभी मैंने गुना गिनता नहीं हूँ, फिर वो थोड़ा सेंस ऑफ इन्फ्लेटेड ईगो आ जाता है ना. It's gone up multiple times. That would have been like the biggest multi-bagger bet of yours. But again, I did not have enough money to size it. See, that is where you learn about these. Sizable bet wise कौन सा सबसे बेस्ट रहा होगा आपका? That you put in good money also and it gave you good returns also. I will tell you, 2020 में जब मार्केट टूटा था, बजाज फाइनेंस. क्या थीसिस था आपका? बजाज फाइनेंस भी कोइंसिडेंटली क्या हुआ था कि why I could pick it up, I was with a firm which was not trading in Bajaj Finance at that point of time. नहीं तो वो शेयर उठाना एकदम मुश्किल है. Right. Yeah. I don't remember the exact price, but I think at that point of time it had gone down to what, 3,800. कोविड के टाइम तो वो 1800 भी हो गया था ना, 1500-1800 हो गया था. I kept picking it up on the downward thing and उठाता गया जब तक उठा सकता था उठाता गया. That has done well. And what was your underlying thesis behind investing there? Digital. I'm a very big believer in the digital economy. And having seen cycles, अपने को मालूम पड़ जाता है कि nothing can be so bad. See, one of the things at that point of time which I started seeing, COVID में जब ये announcement हुआ था, अब देखिए उस समय China was already starting to open up. China was 4 months ahead of us. Okay, we actually started opening up in September that year. China had already started opening up. China के पास पहले ये COVID का असर हो गया था, right? So I used to tell people, I said, don't look anywhere. Let's just follow the China example. They've got a population bigger than ours. Okay. So sooner than later, 1-2 महीने आगे पीछे होगा तो खुल ही जाएगा. उस समय तो बहुत हालत खराब थी ना. लोगों को लगा था कि बंद हो जाएगा सब कुछ. और हुआ भी था काफी कुछ. तो उस समय तो बजाज तो हालत खराब थी उसकी. A lot of funds sold it off. So I just got lucky. And ऐसा कोई financial mistake है जो you want people like us to stay away from, जो आपके journey में? FNO. So Clearly FNO. stay away from FNO. There is no easy way to make money in the stock markets. Okay. अगर आप इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो चुका है मेरा ये, बट मैं फिर भी बोलूंगा कि जब तक आप धक्का नहीं खाओगे स्टॉक मार्केट में ना, तब तक भी वेरी केयरफुल. एक बार धक्का खाना जरूरी है. तो जितनी जल्दी खाओगे धक्का उतना अच्छा है. मतलब लॉस होना चाहिए स्टार्टिंग लॉस होना चाहिए, और आपको ऐसा लॉस होना चाहिए कि अब आपकी जड़ें हिल जाए. ओके, मतलब यू शुड नॉट गेट इनटू इंसॉल्वेंसी और डिप्रेशन, लेकिन ये मेरा कॉल गलत कैसे हो गया. ओके, वो एक आपको होना बहुत जरूरी है. नहीं तो फिर आपका जो एक आपको हमेशा सेंस ऑफ इन्फ्लेटेड ईगो रहेगा हमेशा कि यार ये मार्केट में क्या बात करते रहते हैं, मैं तो पैसा बना के निकल गया. इट विल नेवर हैपन फॉर अ लॉन्ग टाइम. आइडियली आपके हिसाब से स्मॉल, ऑल्दो यू हैव सेड कि मिड कैप इज समथिंग दैट यू वांट पीपल टू फोकस ऑन, बट कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसका आइडियल एलोकेशन आपके हिसाब से कितना होना चाहिए इन स्मॉल कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप परसेंटेज वाइज? डिपेंड्स ऑन हिज एज. 21 मान के चलते हैं. हाँ, 21 तो with a good small cap fund, I would say that it should be 40-30-30. Small cap, mid cap, large cap. Okay. But and keep reviewing it. But आपने बताया था मिड कैप में सबसे ज्यादा वेल्थ बनता है, राइट? तो आप इसमें मैं 21 का एज बोला ना. हाँ. So if it is 30-35, I will put a little bit more in mid cap. Okay. If it is 40-45, I'll put a little bit more in mid cap and large cap. आपने 21 बोला इसका. Fair.
एंड स्मॉल कैप में अगर आप बोल रहे हो ज़्यादा allocate करना चाहिए, so any specific framework you have when it comes to identifying Go good to mutual small cap funds. companies? Go to म्यूचुअल फंड. स्मॉल कैप में अभी भी इन्फॉर्मेशन असिमेट्री बहुत है. Exactly. आपको कभी पता नहीं चलेगा. हाँ. एंड अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया में ना आप चाहे कितना भी कंट्रोल करें, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहती है. कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर बोल देगा कि बॉस ये स्टॉक ले लो, ये कर लो. हमारा एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है फोमो का. हम लोग कभी कर नहीं सकते. ओके, सामने वाले ने अच्छा घर ले लिया, मुझे भी देखना चाहिए, मैं क्यों नहीं कर सकता. सामने वाले ने गाड़ी ले ली, मैं क्यों नहीं कर सकता. तो सामने वाला बोलता कि ये स्मॉल कैप स्टॉक है, मैंने 20 रुपए में उठाया, आज 180 रुपये हो गया. वेरी 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 डेंजरस. आई वुड स्टे दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट, फर्स्ट से अ प्रेयर. प्रेयर इज नॉट बिकॉज यू गेटिंग इनटू समथिंग डेंजरस, कि भगवान मेरे को सद्बुद्धि दो, मेरा दिमाग शांत करके मैं करूं, और मैं उतना ही पैसा डालूं जितना मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकता. एंड रेड फ्लैग्स कंपनी में कैसे आइडेंटिफाई करने चाहिए? व्हाट इज समथिंग यू आर लाइक कि हाँ मतलब ये ऐसा अगर ये कंपनी में है तो दैट इज अ बिग रेड फ्लैग एंड यू विल से नो टू दैट. Not too difficult to spot. The first thing is कंपनी का सेल्स नंबर्स जंप होने शुरू हो जाएंगे ऑल ऑफ अ सडन. कंपनी के नेट प्रॉफिट नंबर्स जंप होने शुरू हो जाएंगे, और आपको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा. आपको सिर्फ इतना मिलेगा कि कंपनी नेट प्रॉफिट हैज गॉन अप बाय 40% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन आप ढूंढने की कोशिश करोगे आपको नहीं मिलेगा. अगर आप ढूंढोगे तो फिर आपको मालूम पड़ेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन हुआ है, ये वो भी बहुत डाइसी होता है. द अदर थिंग इज कि सडनली प्रोमोटर जो है वो उसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ आनी शुरू हो जाएगी. ओके, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, स्मार्ट यंग प्रमोटर है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. थर्ड थिंग इज कोई भी इंडस्ट्री जिसमें फैंसी पकड़ लेना, उसमें बहुत सारे नाम बीच में घुसने शुरू हो जाएंगे. जैसे ईवीज, ओके, या टू व्हीलर्स. सडनली बहुत सारे टू व्हीलर घुस जाएंगे, आपको छोटी छोटी कंपनियां दिखनी शुरू हो जाएंगी. दे डाइवर्सिफाइंग इन टू व्हीलर. मैं ये बना रहा हूँ, मैंने इंडिया आयरलैंड सीरीज स्पॉन्सर कर दिया, मैं ऐसी नाम बता रहा हूँ कुछ, इंडिया जिम्बाब्वे स्पॉन्सर कर दिया, मेरा ब्रांड बढ़ना शुरू हो गया. तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. जिसके बारे में आपने एक सस्टेन पीरियड के बारे में सुना नहीं हुआ ना, तो अवॉइड. और बहुत ईजी है ये कंपनीज को स्पॉट करना. आपको व्हाट्सएप मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आ रहा है. आप ब्लॉक कर दोगे, कोई और मैसेज आना शुरू हो जाएगा. तो यू शुड बी जस्ट बी वेरी केयरफुल. और कोई भी चीज जो आपको जल्दी पैसा बना के देने की बात कर रही है ना, 110% आपका पैसा डुबा के जाएगा. अगर किसी को ETFs के थ्रू वेल्थ बनानी है अगले 5 से 10 साल में, तो ऐसे कौन से 3 ETFs से आप रेकमेंड करोगे दैट दीज आर गुड ETFs फॉर समवन हु इज यंग, 21 years old right now? I would say, I'll tell you what I will do for myself, Okay. rather than telling it for Sure. you. Okay, I will be going to ETFs which nobody is looking at right now. Okay. ये मेरा एक फिलॉसफी है कि जहाँ फ्रॉड कम हो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, नहीं तो पैसा नहीं बनता उसमें, राइट. सो डिफेंस इज वन सच थिंग. मैं आपको बताया, डिफेंस में लोगों का थोड़ा नेगेटिव अप्रोच अभी भी है. लोग बोल रहे हैं बहुत हाई हो गया है, ये हो गया, वो हो गया. आई एम नॉट सेइंग नो टू दैट, बट मेरा एक अपना व्यू है. मेरे को लगता है डिफेंस बहुत अच्छा ग्रो करेगा. Which defense ETF would you go for? जस्ट वन और टू. Okay. आई थिंक देयर इज मोती का एक है, शायद हाँ. इंडेक्स फंड है. इंडेक्स फंड एक्चुअली ज्यादा अच्छा है डालेंगे, क्योंकि लोगों के पास डीमैट अकाउंट अगर नहीं होते हैं. ग्रो का है, ये 2-3 है. देन डिफेंस इज वन. I will look at banks, PSU banks. Okay, I think PSU banks में there could be a lot of excitement going forward for a variety of reasons. Government is talking about consolidating. You're already seeing some stakes being sold in PSU banks. Okay, so a lot of foreign players might enter through PSU banks, and largely I think PSU banks काफी efficient हो गए. सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर फार मोर एफिशिएंट, लेकिन उनकी डिस्काउंटिंग काफी अच्छी हुई है, वो ऑलरेडी प्राइस पे दिखता है. अनलेस ऑफ कोर्स यू गेट अ बैंक लाइक एन HDFC बैंक 2 years ago, जो कोई खरीदने को तैयार नहीं था, या नेगेटिव व्यू था रीजनेबली, या ICICI बैंक 4-5 साल पहले था, वो बात अलग है. बट अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर बैंक से ज्यादा PSU बैंक्स को मैं प्रेफर करूंगा. एंड कौन सा ETF इसमें? बहुत सारे PSU बैंक्स में बहुत सारे. ओके, व्हिच वन वुड यू प्रेफर एंड व्हाई? देयर इज नो व्हाई. I will pick up whichever has got the lowest cost. Okay. Which one would Could that be be? SBI, PSU Bank ETF. Okay. Yeah. Got it. And the third one, which again is a little bit of a contrary bet, but I think वो होगा, which is healthcare. Okay. I think there's a मेरे healthcare ETF and there is one more ETF. Healthcare मेरे हिसाब से comes in consumption.
ओके, जैसे-जैसे आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, तो आप अपने हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आप अपने और लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ भी बहुत सारी हो रही है। तो हेल्थ केयर में यू विल फाइंड हॉस्पिटल्स, यू विल फाइंड पैथोलॉजिकल लैब्स, यू विल फाइंड यू नो डॉक्टर रेड्डीज़ टाइप कंपनीज़ एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो तो सब है ही उसके अंदर। सो हेल्थ केयर Right. इज़ वन आई वुड लुक एट, बट दिस इज़ नॉट एन एग्ज़ॉस्टिव लिस्ट। Yeah. And again, I keep studying quite a bit. I keep talking to quite a lot of people. I might just change this also. Right. And that is the beauty of the markets. कि आपको अलाउ करता है कि आपको कब अपना एसेट एलोकेशन चेंज करना है, even within the same asset class. Right. Can you share that interesting story of you going to a shop and ordering an XL t-shirt and then the saleswoman saying something? तो एक बार interesting story बताओगे क्या हुआ था? क्या हुआ कि मैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव आदमी हूँ। कॉम्पिटिटिव मतलब मैं किसी का खराब नहीं सोचता हूँ। दैट वे आई ट्राई टू सी द गुड इन एवरीथिंग। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ओके, व्हाट इज स्टॉपिंग मी? आई कीप रिपीटिंग दिस दैट आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली का एक सोचने का जो ढंग है ना, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा माइंड ही होता है कि नौकरी करनी है, ये करना है। तो अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में, आपको बैरियर तोड़ना पड़ता है। और बैरियर टूटेगा कैसे? जब आप आसपास के लोगों को देखते हो। या तो किताबें बहुत पढ़ते हो, मैं वो भी पढ़ता हूँ, या तो लोगों को आप मिलते हो। तो मेरे को एक धुन लग गई थी। एक दिन ऐसे ही बैठा था मैं, तो मैंने एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा। मैंने बोला कि आई वांट टू बी अ सीईओ बाय द एज ऑफ 35। बस वो होता ना, दिमाग में आ गया। ओके, आई थिंक आई वाज व्हाट 28। आई एक्चुअली वांटेड टू बी अ सीईओ फ्रॉम डे 1, बट उस दिन मैंने एज डाल दिया एंड आई थिंक आई वाज 30 एट दैट टाइम, 29 30 एट दैट टाइम। 5 साल में सीईओ बनने का ही बनने का, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए। ओके, उसके लिए मेरा माइंड चेंज होना शुरू हो गया। तो मैंने अपने आसपास में सीईओज को देखना शुरू किया एंड आई रियलाइज वन वेरी सिंपल थिंग, दैट ऑलमोस्ट ऑल सीईओज आर फिट। ओके, दे आर फिट बिकॉज द जॉब डिमांड्स दैट। ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए करते हैं, बट वो सब फिट थे। और मैं उस समय बहुत अनफिट था। और मेरे को कितना अनफिट था वो मालूम पड़ा जब मैं एक्चुअली एक फ्रेंड के साथ गया था, तो टी शर्ट खरीद रहे थे हम लोग। ओके, तो मैंने बोला कि आई थिंक उसने टी शर्ट लिया एल। तो मैंने बोला मैं भी एल ले लेता हूँ। तो मेरे को बोला नहीं नहीं, ये तेरे को फिट नहीं आएगा। तो चुप गई मेरे को बात अंदर। मैं बोला ऐसे कैसे हो गया, मेरे को फिट नहीं आएगा। राइट, बाद में वो स्टोर वाले ने भी कंफर्म किया, सर आपको डबल एक्सएल आएगा। ओके, एंड आई वाज वेरी, आई मीन वी डोंट रियलाइज दैट, जब तक कोई बताता नहीं है। फिर मैंने बोला अगर मेरे को सीईओ बनना है तो मैं ऐसा तो हो नहीं सकता। देयर आर इनफ एग्जांपल्स ऑफ अनफिट पीपल बिकमिंग सीईओज, बट यू विल रियलाइज दैट 98% ऑफ द पीपल हु आर सीईओज आर फिट। कुछ ना कुछ फिटनेस रेजिम है ही। हाँ, ऐसा आप लास्ट 25 साल से देख लीजिए। ओके, या तो दे रन, दे डू योगा, दे स्विम, कुछ ना कुछ तो है। ओके, एंड आई हैव यूजुअली बीन अ वेरी हाई एनर्जी पर्सन। बस उसके बाद ये मेरा एक लर्निंग था एंड आई स्टार्टेड रनिंग। ओके, तो तभी डबल एक्सएल ही था क्या मतलब? ओके, गॉट इट। तो आई स्टार्टेड रनिंग धीरे धीरे करके। वो ईजियर सेड देन डन। शुरू में तो वॉक करता था, बहुत खुश होता था, 2 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चले। लेकिन एक बार मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड हाफ मैराथन में गया था। उस समय स्टैंडर्ड चार्टर्ड था, स्टैंडर्ड मैराथन में गया था। 5 किलोमीटर का जो ड्रीम वॉक था, ड्रीम रन था। तो मैंने देखा कुछ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनका नाम भी लेता हूँ, नीलेश घिया करके है। तो हम लोग इस तरफ से जा रहे थे और उस तरफ से वो भाग के आ रहे थे। एंड नीलेश इज माई एज, स्लाइटली ओल्डर टू मी। मैं बोला आप वहां से कैसे आ रहे हो? बोलते हैं मैं 21 किलोमीटर भाग के आया। तो फिर वापस बाहर रेस हो गया। मैं बोला नहीं, अभी तो मेरे को भी भागना है। So धीरे धीरे करके, and then I've really enjoyed myself. I've done some half marathons. I will never claim to be a full-fledged marathon like 42 kilometer Ironman, वो सब नहीं किया। And then what happens is the universe starts working in your favor. फिर मैंने एक ऐसी कंपनी ज्वाइन की जहाँ पे मुझे लगता था मैं शेर हूँ कि मैंने 21 किलोमीटर किया, लेकिन मैंने देखा कि मैं शेरों के बीच में हूँ। हर आदमी 21 किलोमीटर तो मिनिमम कर चुका है। आपका लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। Once you start running, you become fitter, you eat better. आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, क्योंकि 21 किलोमीटर भागना मजाक नहीं है, आपको पेस करना पड़ता है। सो माय जॉब वाज, माय फोकस वाज ऑलवेज टू कंप्लीट द रेस। मैं टाइमिंग वाइमिंग में नहीं था, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं टाइमिंग मेरा ये है, मेरा टाइमिंग ये है, तो और कॉम्पिटिटिव हो गया, मतलब और एफिशिएंसी लेके आते हैं। सो दैट्स द बैक स्टोरी बिहाइंड इट। Amazing, super interesting conversation. I think I had a lot of fun doing this. Last question that I ask all my guests: if you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Vikas Sachdeva, what is one question you'd like to ask him towards the end?
Well, I would like to ask Vikas Sachdeva that how have you scaled up all of these companies Yeah. which you have worked for? And it's never an easy task. So how have you scaled all these Oh, companies? so I have to answer that also. Yeah. okay, I didn't know that. I wouldn't have asked myself a simpler question. नहीं देखिए मेरे को बहुत मजा आता है चैलेंजेस के साथ में. आपने कौन से स्किल लिए? Edelweiss, then MK, बहुत सारी, then Birla Sunlight. आप देखिए मैंने जो भी कंपनी ज्वाइन की है शुरू में ज्वाइन everyone. की थी मोस्ट ऑफ देम. ओके, या कुछ ना कुछ स्लो डाउन हो गया था. यू नो व्हाट हेल्प्स मी इज दैट आई एम इन MMS मार्केटिंग into financial services. Okay, which I think is a big advantage for me. क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना ये नंबर्स में घुस जाते हैं, बोलेंगे कि पी ओके इसमें क्या है, कितना खर्चा करना है. वो तो मेरा हो गया, मसल हो गया है. आई नो कि खर्चे कैसे कम करने हैं. मैंने मारवाड़ीज एंड गुजरातीज के साथ सारी जिंदगी काम की है एंड आई हैव लर्नड दैट. दे आर ब्रिलियंट. इनफैक्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट्स आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ माय प्रीवियस फाउंडर्स वाज, चाहे कोई भी कॉस्ट लेवल हो ना, हम 10% तो कम कर ही सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग एफिशिएंसी. तो मैं वो कर लिया. लेकिन द मेन थिंग इज नॉट इन कंट्रोलिंग कॉस्ट अलोन. द मेन थिंग इज स्केल अप कैसे करना है. ओके, उसमें बहुत मजा आता है. तो जितनी भी कंपनीज हैं, आई थिंक 3 या 4 चीजें मेरे को बहुत कॉमन दिखाई दी. एक तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है शुरू में कि किस चीज पे आपको पिवट करना. आप सब कुछ नहीं कर सकते. आपका जो क्वेश्चंस थे अभी तक, जितने भी आपने मुझे क्वेश्चन पूछे मार्केट्स के बारे में, आपने रियलाइज किया होगा मैं 2 या 3 चीजें रिपीट करता है. आप कुछ कम करो लेकिन बराबर करो. और ये मेरा कोर है, मेरे को समझता है. तो एक किताब है साइमन सिनेक की जिसका नाम है स्टार्ट विद व्हाई. द स्ट्रॉन्गर द व्हाई द इजियर द हाउ. ओके, तो कोई भी कंपनी में हमने घुस के पहले ये देखा है कि व्हाई शुड वी एग्जिस्ट. जो आपने 4-5 कंपनियों का नाम लिया है, 4-5 कंपनियों के पास आदमी क्यों है जब इतना कंपटीशन है. 45 कंपनियां हैं, सबके अच्छे रिटर्न हैं, सब वही स्टॉक्स में डाल रहे हैं. आप ऐसा क्या झंडे गाड़ रहे हो कि आपके पास कोई आना चाहिए. अलग अलग कंपनी का कस्टमर के साथ बहुत बात करनी पड़ती है, बहुत पेशेंटली सुनना पड़ता है, आपको मिल जाता है. ओके, वो एक बार वो मिल गया ना, देन यू साइज योर बेट. आप सारी एनर्जी उस पर लगा दो. इसका मतलब ये होता है कि आपको स्टेक होल्डर अलाइनमेंट चाहिए, द बोर्ड. ओके, आपको बोर्ड की बात कर रहा हूँ, देन शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, फिर आपकी टीम्स का चाहिए. बहुत टाइम क्या होता है कि आपकी टीम्स जो है ना डिफरेंटली सोचती है. यूजुअली टीम्स ये सोचेंगे कि हम ये क्यों नहीं कर सकते, हमको ये भी करना चाहिए. आई एम श्योर आपकी टीम भी बोलती होगी हमको भी ये करना चाहिए, हमको भी ये करना चाहिए. लेकिन आपको क्लैरिटी है क्या करना है. यू नो व्हाट योर व्हाई इज. सो टीम को अलाइन करना बहुत जरूरी है. काफी टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग छोड़ के भी चले जाते हैं आपको, बोलते हैं बिकॉज वी लाइक यू बट हमारी प्रायोरिटीज लाइफ में अलग है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो एक बार वो अलाइनमेंट हो गया, एक बार डायरेक्शन दिख गया, देन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट. फॉर्चुनेटली इन लाइफ मेरे को टीम्स बहुत अच्छी मिली. द अदर थिंग इज आपको अपना राइट ब्रेन बहुत यूज करना पड़ता है. डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, डिफरेंट वेज ऑफ मार्केटिंग, डिफरेंट वेज ऑफ पोजिशनिंग योर सेल्फ. ओके, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी से ज्यादा आपका ब्रांड इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप जाके बोलो मेरे नाम पे ये कर दो, मैं बोल रहा हूँ सब ठीक है. यू डोंट नो माई कंपनी एज मच, यू नो मी. नो. ओके, तो उसके लिए आपको पीछे जो बैक एंड पे आपको समझना बहुत जरूरी है कितना कंफर्ट है आपके पास में. सो एक बार ये शुरू हो जाता है, 3-4 साल लगते हैं. ओके, आप कॉस्ट कम करिए, कॉस्ट कंट्रोल करिए और एक पाथ पे चलते जाइए. आपको इवेंचुअली इन अ कंट्री लाइक इंडिया यू विल गेट रिवॉर्डेड फॉर इट. तो स्केल अप शुरू के जो होते हैं ना 8-10-15 हज़ार करोड़, वो सबसे डिफिकल्ट होता है. बिकॉज आपके सिस्टम बराबर नहीं होते हैं, आपके लोग कम होते हैं, आपके खर्चे आपको कम करने होते हैं, आपको पोजिशनिंग निकालना होता है. एक बार 10-15 हज़ार करोड़ हो गया, फिर लोग बोलते हैं अच्छा ये तो इसमें सक्सेसफुल है, हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं. आपको टैलेंट भी मिल जाता है. कई सारी कंपनीज में मेरे को लोग नहीं मिलते थे, तो मैंने हेड हंटर्स के साथ में बैठ के प्रेजेंटेशन किया कि व्हाई पीपल शुड ज्वाइन अस. बट उसका एक अलग एनर्जी है, बिकॉज मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंपनी. मैं एंटरप्रेन्योर हूँ. कुछ लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियां हैंडल करने में बहुत मजा आता है, मैंने भी किया है, मेरे को भी बहुत मजा आया. लेकिन जो स्केल अप करने में मजा आता है उसका एक अलग ही एनर्जी. सो दैट इज व्हाट आई वुड आंसर मी इफ आई वाज कुशल आस्किंग मी द क्वेश्चन.
Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से पार्ट से आपको लगता है ट्रिम करने चाहिए थे, हमें कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.